अध्याय 511 बूम। आपदा की बिजली के अंतिम झटके के साथ जियाओ यान ने अद्वितीय रूप से भयंकर तलवार की ऊर्जा के विस्फोट से इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसकी तलवार की ऊर्जा आकाश में भी पहुंच गई, विपत्ति के बादलों को भेदते हुए बादलों के पूरे भंवर को दो भागों में काट दिया। गरजते बादलों का भंवर थोड़ा कांप उठा और अंत में उससे बहती हुई रोशनी की एक लकीर निकली जो शियाओ यान के शरीर में समा गई और धीरे धीरे क्षीण होकर गायब होने लगी। नियमों की शक्ति से ओतप्रोत जीवन शक्ति की एक विशाल लहर उभरी और उसने शियाओ यान को घेर लिया। अपनी चोटों को ठीक करने के साथ साथ इसने उसे गोल्डन कोर दायरे के शारीरिक रूपांतरण को पूरा करने में भी मदद की। इस बीच डॉक्टर चेन और अन्य लोग अपने सामने के दृश्य को देखकर अवाक रह गए। सही स्रोत novelfire.net है। गुरुजी, शियाओ यान का वह तलवार का वार, उसमें आपकी शैली की झलक थी जब आपने एक दिव्य आपदा को चीरते हुए विजय प्राप्त की थी, लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी इतनी तारीफ मत करो, डॉक्टर चेन ने खुद को संभालते हुए हंसते हुए कहा। शियाओ यान की तलवार उस समय मेरी क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसने विपत्ति की 9वीं बिजली को काट डाला था। डॉक्टर चेन के दिल में अभी भी गहरा सदमा था। उस समय जब उसने एक स्वर्गीय विपत्ति को चीरते हुए आगे बढ़ा, तब तक वह केवल 8वें वज्र को ही चीर पाया था और तलवार से वह वार करने के बाद वह बुरी तरह घायल हो गया था और पूरी तरह से थक चुका था। लेकिन शाओ यान अभी 9वें वार को झेलने के बाद, घायल होने के बावजूद अभी भी अपने पास ताकत बचाए हुए थी। अपने अतीत की तुलना में वह कहीं अधिक मजबूत थी। आह किंग, शाओ यान की इस तलवार में एक भव्य और उदात्त भावना समाई हुई है, मानो इसमें आकाश को चीरने की शक्ति का अंश हो। यह वही तलवार तकनीक होनी चाहिए जो तुमने बनाई थी, है ना? डॉक्टर चेन ने सोच समझकर कहा। हाँ, लू किंग ने सिर हिलाया। ये तलवारबाजी की वो कला है जिसे मैंने अतीत में प्राप्त तलवारबाजी की विरासत के आधार पर विकसित किया है। मैंने इसे हाल के वर्षों में ही पूर्ण किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शियाओ यान फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में रहते हुए भी स्वर्ग विनाशकारी तलवार की भावना का थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त कर लेगा। वास्तव में शियाओ यान द्वारा अभी छोड़ी गई तलवार की ऊर्जा कोई साधारण तलवार की ऊर्जा नहीं थी। इसमें आकाश को चकनाचूर करने की प्रबल मंशा का एक अंश निहित था। कई साल पहले लू किंग ने वन लाइन स्काई गॉज में छोड़े गए स्वर्ग विनाशकारी तलवार चिन्ह से एक प्राचीन विरासत प्राप्त की थी। ये दाओवादी स्वर्ग शमनकर्ता की सर्वोच्च तलवार कला थी। स्वर्ग शमन तलवार ची मूल रूप से स्वर्ग बिगाड़ने वाली तलवार की ची एक अत्यंत गहन और सर्वोच्च तकनीक थी, जिसका अभ्यास शुरू करने के लिए भी नवजात आत्मा क्षेत्र में साधना की आवश्यकता होती थी। हालांकि लू किंग के पास एक अद्वितीय आध्यात्मिक क्षमता थी जिसने उसे 10,000 साल पहले के उस दृश्य को बार बार देखने और समझने की अनुमति दी जब दाओवादी स्वर्ग षटका देने वाले ने उस तलवार की रोशनी को उजागर किया था। वर्षों के दौरान निरंतर अवलोकन और ज्ञानोदय के माध्यम से उन्होंने धीरे धीरे इसके कुछ रहस्यों को समझ लिया। अपनी आध्यात्मिक क्षमता का उपयोग करते हुए उन्होंने अंततः एक ऐसी संपूर्ण तलवारबाजी कला का निर्माण किया जो नवजात आत्मा क्षेत्र से नीचे के साधकों के लिए उपयुक्त थी। स्वर्ग को झकझोर देने वाली तलवार की ऊर्जा से व्युत्पन्न ये तलवार कला सच्ची कला सीखने के लिए एक मूलभूत तकनीक के रूप में कार्य करती थी। लू किंग ने इसका नाम रखा लघु स्वर्ग क्षरणकारी तलवार। लघु स्वर्ग विनाशकारी तलवार एक संपूर्ण तलवार तकनीक विरासत थी जिसमें प्रवेश की आवश्यकताएं अपेक्षाकृत कम थीं। सहज ज्ञान स्तर के साधक इसका अभ्यास शुरू कर सकते थे और इसे स्वर्ण कोर स्तर तक विकसित किया जा सकता था। इसे बनाने के बाद लू किंग ने इसे शियाओ यान को सौंप दिया। सामान्य परिस्थितियों में लघु स्वर्ग विनाशकारी तलवार की प्रगति के आधार पर स्वर्ण कोर क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही कोई स्वर्ग विनाशकारी तलवार के इरादे का एक अंश समझना शुरू कर सकता है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से तलवारबाजी में जियाओ यान की प्रतिभा आश्चर्यजनक रूप से उच्च थी। वर्षों के प्रशिक्षण के बाद नींव रखने के चरण के दौरान ही उन्हें स्वर्ग को चकनाचूर करने वाली तलवार की मंशा का एक छोटा सा अंश प्राप्त हुआ। यही वह चीज थी जिसने उन्हें स्वर्गीय विपत्ति को चीरते हुए विस्मयकारी कारनामा करने में सक्षम बनाया। अविश्वसनीय। जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता है, उसकी साधना क्षमता और भी मजबूत होती जाती है। ऐसा लगता है कि उसने उस समय जो सहज दाव शरीर जागृत किया था वह असाधारण रूप से मजबूत है। लू किंग मन ही मन सोच रही थी। जब डॉक्टर चेन ने सहजता के क्षेत्र में प्रवेश किया था तब संयोगवश जियाओ यान ने पूर्व दिव्य जीवन शक्ति की एक बूंद को अवशोषित कर लिया था, जिससे उसके सहज दाव शरीर का एक अंश जागृत हो गया था। बाद में अपने शरीर को विश्व उत्पत्ति ऊर्जा के साथ एकीकृत करने और लू किंग द्वारा वर्षों से प्रदान की गई विभिन्न गोलियों का सेवन करने के बाद उसके सहज दाव शरीर का सार लगातार अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। अंततः शिखर आधार स्थापना तक पहुंचने के बाद उसने सहज दाव शरीर की पूर्ण संरचना को पूरी तरह से जागृत कर लिया। शुरू में लू किंग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतते गए और जियाओ यान की साधना संबंधी उपलब्धियां परंपराओं को और अधिक चुनौती देती गईं, लू किंग को धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि इस जन्मजात दाव शरीर की शक्ति कितनी भयावह थी। तुम्हारी तलवारबाजी की कला सचमुच अद्भुत है, डॉक्टर चेन ने विस्मय से कहा। लू किंग द्वारा लघु स्वर्ग विनाशकारी तलवार बनाने के बाद उन्होंने इसे संदर्भ के लिए डॉक्टर चेन के साथ साझा किया था। लेकिन तब तक डॉक्टर चेन ने अपना गोल्डन कोर बना लिया था और तलवारबाजी में अपना खुद का रास्ता बनाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने केवल तकनीक का अध्ययन किया था, लेकिन कभी भी गंभीरता से उसका अभ्यास नहीं किया था। लेकिन अब पूर्ण महारत हासिल करने के बाद इसकी शक्ति को देखकर वह चकित रह गया। जब दोनों बातचीत कर रहे थे तब पास ही में जियाओ ली और वुक्सिंग अभी भी स्तब्ध थे।
वे कुछ नहीं कर सकते थे। शियाओ यान को अपनी विपत्ति का सामना करते हुए देखना उनके लिए बेहद भयावह दृश्य था। स्वर्ण बादल की स्वर्गीय आपदा से गिरे 9 बिजली के झटकों में से पहले 6 ने उसे शायद ही परेशान किया था। अंतिम 3 प्रतिभागियों ने भले ही उसे घायल कर दिया था, लेकिन उन्होंने उसे किसी निराशाजनक स्थिति में नहीं धकेला था। इन सब में सबसे आश्चर्यजनक 9वां और सबसे शक्तिशाली वज्र था, जिसे उसने एक ही प्रहार में चीर दिया, जिससे विपत्ति के बादल का भंवर 2 भागों में बंट गया। शुरू से अंत तक जिस सहजता से उसने विपत्ति पर काबू पाया, उस पर विश्वास करना कठिन था, खासकर जियाओ ली और वुक्सिंग के लिए, जो अतीत में अपनी ही विपत्तियों में लगभग मारे जा चुके थे। क्या शियाओ यान पहले से ही इतनी शक्तिशाली है? वुक्सिंग ने होश में आने के बाद धीरे से कहा। आह किंग ने इन सभी वर्षों में शियाओ यान के प्रशिक्षण को लेकर काफी सख्ती बरती है, शायद इसी दिन की तैयारी में। शियाओ ली ने आगे कहा। पिछले 1 दशक में लू किंग ने जहां एक ओर दिव्य तकनीकों की अपनी साधना में प्रगति करने के लिए संघर्ष किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपना अधिकांश समय शियाओ यान के प्रशिक्षण को निखारने और उसकी नींव को मजबूत करने में व्यतीत किया। कभी कभी किनारे से देखते हुए जियाओ ली को लगता था कि लू किंग बहुत कठोर है, लेकिन बाद में देखा जाए तो यही कठोरता थी जिसने शियाओ यान के लिए आज इतनी आसानी से इस संकट का सामना करना संभव बनाया। आह किंग, वो किस बात की तैयारी कर रहा है? शियाओ ली ने सहज रूप से लू किंग की ओर देखा। पिछले कुछ वर्षों में उसे स्पष्ट रूप से यह आभास होता रहा था कि लू किंग किसी बात से परेशान लग रही थी। ऐसा लगता था मानो उसके मन पर कोई बोझ हो जिसे वह कभी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाता था। लू किंग के चेहरे पर यह भाव बहुत कम ही देखने को मिलता था। अतीत में वह हमेशा सभी मामलों में दृढ़ और निर्णायक रहा था। अब जब मैं याद करता हूँ कि उसने शियाओ यान के प्रशिक्षण को लेकर कितनी सख्ती बरती थी, शियाओ ली को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि लू किंग उनसे कुछ छिपा रही है। ठीक है, शियाओ यान जाग रही है, चलो उसके पास चलते हैं। लू किंग ने शियाओ ली की नजर को नहीं देखा था। शियाओ यान के चारों ओर फैली सफेद धुंध को छटते दे वह समझ गया कि उसका रूपांतरण लगभग पूरा हो चुका है। वे सब उसकी ओर दौड़ पड़े। आकाशीय आपदा से तबाह होने के बाद पर्वत की चोटी, जो पहले मात्र एक मिट्टी के टीले में सिमट गई थी, अब पूरी तरह से समतल हो गई थी। लेकिन एक तरह से ये वास्तव में एक अच्छी बात हो सकती है। कम से कम लू किंग को तो यही विश्वास था कि भविष्य में कोई भी यहाँ इस तरह की मुसीबत मोल लेने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही धुंध पूरी तरह से छट गई, शियाओ यान ने अपनी आंखें खोल दी। शियाओ यान, अपनी विपत्ति पर विजय पाने के लिए बधाई। तुम्हारा वह आखिरी तलवार का वार अद्भुत था। तुमने न केवल बिजली को चकनाचूर कर दिया, बल्कि विपत्ति के बादलों को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। जैसे ही शियाओ यान जागी, शियाओ ली उत्साह से चहचहाना शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए इलाका फिर से जीवंत हो उठा और आवाजों से भर गया। अध्याय 512। भाई, तलवार का यह अगला वार मेरा अब तक का सबसे शक्तिशाली वार होगा। सावधान रहना। आकाश में बहुत ऊपर शियाओ यान हवा में ऐसे खड़ी थी मानो ठोस जमीन पर खड़ी हो। उसके हाथ में उसकी लंबी तलवार आधा फुट की तलवार की चमक से दमक रही थी। उसकी धार इतनी तेज थी कि पास से देख रहे शियाओ ली और वुक्सिंग के दिल भी सिहर उठे। कोई बात नहीं, बेझिझक इसका इस्तेमाल करो, लू किंग ने शांत भाव से कहा। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। उसके चारों ओर भूचुंबकीय क्षेत्र एक शांत ज्वार की तरह मंथन कर रहा था, जिससे सुरक्षा की परतें बन रही थीं। अगले ही पल शियाओ यान की तलवार हिल गई। एक चकाचौंध कर देने वाली तलवार की रोशनी फूट पड़ी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरते हुए लू किंग की ओर बढ़ रही थी। ये जहां से भी गुजरा, अंतरिक्ष में भी लहरें दौड़ गईं। शक्तिशाली तलवार की रोशनी ने लू किंग के चुंबकीय क्षेत्र की सुरक्षा को भेदते हुए अदम्य बल से परतों को चकनाचूर कर दिया। लू किंग से 3 फीट की दूरी तक पहुंचने पर ही वह अंततः क्षीण हुई। प्रभावशाली। लू किंग ने हाथ बढ़ाकर बची हुई तलवार की रोशनी को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ लिया। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। शियाओ यान, इस तलवार के साथ, यहाँ तक कि गोल्डन कोर दायरे का तीसरा रूपांतरण साधक भी शायद इसका सामना करने में सक्षम न हो। वह वास्तव में प्रभावित हुआ था। हालांकि उसने जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया था वह अभी अपने सबसे बुनियादी रूप में था और उसमें अभी बहुत सारे परिवर्तन नहीं हुए थे। फिर भी जियाओ यान की तलवार का उसके 3 फीट के भीतर तक पहुंच जाना उसकी उम्मीदों से परे था। उस एक ही प्रहार की शक्ति के साथ खुद उसके अलावा, मास्टर शियाओ ली और वुक्सिंग के अलावा संभवतः दुनिया में कोई और गोल्डन कोर साधक नहीं था जो इसका सीधे सामना कर सके। पवित्र पर्वत पर विराजमान तीनों परम पूज्यों को भी इस तलवार की धार से बचना होगा। एक पल की लापरवाही भी उनकी जान ले सकती है। और फिर भी जिसने वह प्रहार किया था, शियाओ यान, उसने अभी अभी अपनी साधना को स्थिर किया था। उसने अभी तक औपचारिक रूप से स्वर्ण कोर क्षेत्र के पहले रूपांतरण में कदम भी नहीं रखा था। क्या यह उस दिव्य क्षमता का प्रभाव है जो आपने अपनी कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद प्राप्त की? लू किंग ने पूछा। कुछ समय पहले ही अपनी दिव्य विपत्ति को सफलतापूर्वक सहन करने के बाद जियाओ यान को विपत्ति के बादलों के भंवर द्वारा एक छोटी सी दिव्य क्षमता प्रदान की गई थी। अभी अभी लू किंग ने स्पष्ट रूप से लड़की से दैवीय शक्ति का प्रवाह महसूस किया था। जी हाँ भाई, मुझे जो दिव्य क्षमता प्राप्त हुई है उसे एज कहते हैं। ये तलवारबाजी की एक छोटी दिव्य क्षमता है। जब मैं इसे सक्रिय करता हूँ तो मेरी तलवार की ऊर्जा काफी तेज हो जाती है, बेजोड़ रूप से, जियाओ यान ने उत्तर दिया। यह एक उत्कृष्ट दिव्य क्षमता है और तुम्हारे लिए एकदम उपयुक्त है, लू किंग ने सिर हिलाते हुए कहा।
तुम्हें इसका गहन अभ्यास करना चाहिए। यदि तुम इसे पूरी तरह से निपुण कर लेते हो तो तुम्हारी तलवारबाजी की कला अद्वितीय होगी। गुरु के अलावा तुम्हारे बराबर के लोग बहुत कम होंगे। मैं करूँगा भाई, जियाओ यान ने गंभीरता से उत्तर दिया। ठीक है, हमारा अभ्यास समाप्त हो गया है। चलिए वापस चलते हैं। आपने अभी अभी अपनी साधना को सुदृढ़ किया है और एकांतवास से बाहर आए हैं। मैंने खास आपके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाया है, लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह, क्या स्वादिष्ट है। भाई, तुमने क्या बनाया है? शियाओ यान की आंखें चमक उठीं। जब हम वापस आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। उसकी आंखों में चमक देखकर लू किंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हालांकि वह पहले से ही गोल्डन कोर की साधिका थी, फिर भी उसे खाने पीने का इतना शौक था। भाई बहन अपने 2 आत्मा पशुओं के साथ गांव की ओर वापस उड़ने लगे। लेकिन जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि कोई उनके आंगन के बाहर बेचैनी से इधर उधर घूम रहा है। अंकल झांग, क्या चल रहा है? ये देखकर लू किंग नीचे उतरी और सामने के आंगन से पूछा। बाहर खड़ा व्यक्ति बगल वाले घर में रहने वाले दादा झांग का सबसे बड़ा बेटा था। आह किंग, तुम वापस आ गई। मेरे पिताजी अभी अचानक बेहोश हो गए। डॉक्टर चेन आए और उन्होंने कहा शायद वे बच न पाएं। क्या? लेकिन दादा झांग तो हमेशा से ही स्वस्थ नहीं रहे हैं। लू किंग के चेहरे के भाव में अचानक बड़ा बदलाव आया और पलक झपकते ही वह झांग के घर की ओर दौड़ पड़ा। दादा झांग को क्या हुआ? शियाओ यान ने धड़कते दिल से पूछा और अपने भाई के पीछे दौड़ पड़ी। झांग के घर पर लू किंग ने देखा कि मास्टर बिस्तर के पास खड़े हैं। दादा झांग, जिनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, आंखें बंद करके लेटे हुए थे। उनका चेहरा शांत था और सांसें स्थिर थीं। वे गंभीर हालत में नहीं दिख रहे थे, लेकिन लू किंग को तुरंत ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसे यह आभास हो रहा था कि उस बूढ़े व्यक्ति की जीवन शक्ति लगभग न के बराबर थी, जैसे हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती जो किसी भी क्षण बुझ सकती है। आप वापस आ गए? डॉक्टर चेन ने कहा। गुरुजी, दादा झांग अचानक इस तरह क्यों गिर पड़े? लू किंग ने तुरंत पूछा। दादा झांग की जीवन अवधि समाप्त हो चुकी है। उनकी सारी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है। उनके पास बहुत कम समय बचा है। डॉक्टर चेन ने आह भरी। ऐसा कैसे हो सकता है? लू किंग ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय किया और अपनी क्षमताओं से उस बूढ़े व्यक्ति की परीक्षा ली। कुछ सेकंड बाद उसका शरीर कांपने लगा, क्योंकि उनकी दैवीय क्षमता से प्राप्त जानकारी ने भी यही बात पुष्ट की। दादा झांग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, उनकी लौ बुझने ही वाली थी, और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका इलाज सामान्य दवा से किया जा सके। ये स्वर्गीय नियमों की अभिव्यक्ति थी, किसी व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन काल का अंत। इस दुनिया में जन्मोत्तर क्षेत्र के साधक की अधिकतम जीवन अवधि लगभग 120 वर्ष थी। यहाँ तक कि वे मार्शल ग्रैंडमास्टर भी, जिन्होंने जन्म के बाद अपने शरीर को पूर्णता तक पहुंचा दिया था, इस सीमा से बच नहीं सके। केवल वे ही लोग जो पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और जिनके जीवन स्तर में परिवर्तन हो चुका था, वे ही 200 वर्ष का जीवन प्राप्त कर सकते थे। दादा झांग की उम्र 90 वर्ष से अधिक थी। सैद्धांतिक रूप से वे अभी तक अपनी अधिकतम आयु सीमा तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन अपनी युवावस्था में उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अथक परिश्रम किया, जिससे उनकी काफी ऊर्जा समाप्त हो गई। उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, ये बात ही उनकी ताकत का प्रमाण थी। इन वर्षों में लू किंग ने लगातार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा था और ज्यूली गांव की आध्यात्मिक ऊर्जा ने भी उन्हें पोषित किया था। फिर भी उनके शुरुआती परिश्रम में व्यतीत जीवन काल पूरी तरह से वापस नहीं पाया जा सका, और चूंकि उसने कभी साधना नहीं की थी, इसलिए उसके शरीर में रक्त और जीवन शक्ति की मात्रा अंततः सीमित थी। इसलिए भले ही उनका शरीर अभी भी स्वस्थ दिख रहा था, लेकिन वे अपने निर्धारित जीवन काल के अंत तक पहुंच चुके थे। आह किंग, क्या ये सच है? क्या मेरे पिता सचमुच मरने वाले हैं? क्या तुम भी उन्हें नहीं बचा पाओगी? बड़े बेटे ने चिंता से पूछा। दादा झांग का समय आ गया है। मैं भी इसे नहीं बदल सकती। लू किंग ने सिर हिलाया। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति के सभी बेटे और बहुएं निराशा में डूब गए। उनके लिए लू किंग एक अमर व्यक्ति के समान था। अगर वह भी कह दे कि उसे बचाना असंभव है, तो सचमुच कोई उम्मीद नहीं थी। दादा झांग के परिवार के चेहरों पर दुख देखकर लू किंग चुप हो गई। सच तो ये है कि उसे बचाने का अभी भी एक रास्ता था। यदि कोई ऐसी आध्यात्मिक औषधि खोज ले जो जीवन को लंबा करने में सक्षम हो और व्यक्ति उसका सेवन करे, तो शायद अभी भी एक उम्मीद बाकी हो सकती है। लेकिन ऐसी दवाएं जो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को धता बताती हैं और जीवन काल बढ़ाती हैं, अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। यदि कोई गोल्डन कोर ट्रू बीइंग्स या नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स भी प्रकट हो जाएं, तो वे भी उनके लिए आपस में लड़ेंगे। इस दुनिया के पुनरुद्धार के बाद से ऐसा एक भी अमृत कभी खोजा नहीं गया था, इसलिए वह तरीका बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं था। इसी क्षण डॉक्टर चेन ने बोलना शुरू किया। दादा झांग इस समय सो रहे हैं, लेकिन अगर वे इसी तरह सोते रहे तो एक दिन के भीतर उनका निधन हो जाएगा। यदि आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं उन्हें जगाने के लिए गोल्डन नीडल तकनीक का उपयोग कर सकता हूँ। हालांकि एक बार जागने के बाद वह केवल आधे घंटे तक ही होश में रहेगा। इस विधि को अपनाना है या नहीं, यह निर्णय आपको ही करना है। दादा झांग के बेटे और बहुओं ने अनिश्चितता से एक दूसरे को देखा। कोई भी तुरंत फैसला नहीं ले सका। अंत में बड़े बेटे ने लू किंग की ओर देखा। आह किंग, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? आप सबसे बड़े बेटे हैं, अंकल झांग। यह फैसला आपको ही लेना है, लेकिन आप जो भी चुने, मुझे विश्वास है कि दादा झांग आपको दोष नहीं देंगे, लू किंग ने नरमी से कहा। लू किंग की बातें सुनकर बड़े बेटे का चेहरा कुछ देर तक भावों से जूझता रहा, लेकिन आखिरकार उसने अपना मन बना लिया। पिताजी अचानक बेहोश हो गए और अभी भी बहुत सी बातें अनकही रह गई हैं।
कृपया डॉक्टर चेन उन्हें जगाए। आइए सुनते हैं कि क्या वे हमें अपने अंतिम शब्द कहना चाहते हैं। अच्छे से। डॉक्टर चेन ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत गोल्डन नीडल तकनीक का प्रयोग करते हुए दादा झांग के शरीर पर कई बिंदुओं को छेदा। कुछ ही समय बाद सुइयों के चुभने से दादा झांग का चेहरा गुलाबी होने लगा और धीरे धीरे उनकी आंखें खुल गईं। पिताजी, आप जाग गए हैं। उनके बच्चे दौड़कर उनके पास पहुंचे। क्या हो रहा है? आप सब यहाँ क्यों हैं? आह किंग, तुम भी? दादा झांग कमरे में मौजूद लोगों की संख्या देखकर अचंभित होकर चारों ओर देखने लगे। पिताजी, बात कुछ इस तरह है, आप अभी अचानक बेहोश हो गए थे। उनके बड़े बेटे ने जल्दी से सब कुछ बताया, खासकर डॉक्टर चेन और लू किंग ने जो कहा था। मैं समझ गया, तो मैं अब तुम्हारी माँ के पास जा रहा हूँ। दादा झांग की आंखों में समझदारी झलकने लगी, लेकिन डर के बजाय वे शांत और स्वीकारशील दिखाई दिए। मैं अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ रहा, बड़े बेटे ने रोते हुए कहा। डॉक्टर चेन ने कहा था कि आप शांति से सोते हुए इस दुनिया से विदा हो सकते हैं, लेकिन मुझे डर था कि कहीं आपकी कुछ बातें अनकही न रह जाएं। इसलिए मैंने उन्हें आपको जगाने के लिए कहा। कोई बात नहीं, तुमने सही किया, मुझे कुछ बातें कहनी है। दादा झांग ने धीरे से सिर हिलाते हुए जवाब दिया। बेड के नीचे से लकड़ी का संदूक निकालो। सबसे बड़े बेटे ने तुरंत लकड़ी का संदूक उठा लिया। लू किंग और अन्य लोग चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए ताकि परिवार को कुछ निजता मिल सके। दादा झांग ने संदूक खोलने का इशारा किया। उसके अंदर कुछ भूमि विलेखों के साथ साथ चांदी और तांबे के सिक्के भी थे। उसने हाथ बढ़ाकर जमीन के दस्तावेज ले लिए। इतने सालों से मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को घर का खर्च बांटने के लिए कहती आ रही हूँ, लेकिन तुम हमेशा मना करते रहे। अब जब मैं तुम्हारी माँ से मिलने वाली हूँ तो यही सही समय है कि तुम भी ऐसा कर लो। ये जमीन के दस्तावेज परिवार की संपत्ति हैं। तुम और तुम्हारा भाई इन्हें बराबर बराबर बांट लो, और इस संदूक में जो चांदी है वो मैंने सालों से जमा की है, तुम्हें उसे भी आपस में बांट लेना चाहिए। धीरे धीरे उसने घर के अंतिम मामलों को सौंप दिया। तब दादा झांग ने कहा, मैं तुम्हें बस इतना ही सौंप सकता हूँ। याद रखना, मेरे जाने के बाद तुम दोनों को एकजुट रहना होगा, एक दूसरे का साथ देना, आपस में झगड़ा नहीं करना। पिताजी, हम समझते हैं, दोनों बेटों ने अपने दुख को दबाते हुए कहा। अगर कभी कोई ऐसी बात हो जिसे तुम संभाल न सको तो तुम आह किंग से मदद मांग सकते हो, लेकिन आम दिनों में उसे परेशान मत करना। आह किंग अमर है और उसे अमरों से जुड़े मामलों को संभालना है। छोटी मोटी बातों पर उसे तंग मत करना, बूढ़े ने सलाह दी। हम समझते हैं, ठीक है, जाओ, आह किंग और शियाओ यान को अंदर बुलाओ, मुझे उनसे कुछ कहना है। लू किंग आंगन में खड़ी थी और ऊपर तैरते बादलों को अन्य ढंग से निहार रही थी। दादा झांग का सबसे बड़ा बेटा कमरे से बाहर आया। आह किंग, पिताजी कहते हैं कि उन्हें तुमसे और शियाओ यान से कुछ कहना है। लू किंग को होश आया और उसने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। कमरे के अंदर लू किंग और शियाओ यान को आते देख दादा झांग का चेहरा एक प्यारी सी मुस्कान से खिल उठा। उनका रंग रूप अब और भी स्वस्थ लग रहा था। आप सब पहले बाहर जाइए, मुझे आह किंग और शियाओ यान से अकेले में बात करने दीजिए। जब सब लोग चले गए तो शियाओ यान अपने भावों को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे रोने लगी। दादाजी झांग। लू किंग ने भी अपने सामने बैठे बुजुर्ग व्यक्ति को दुख भरी निगाहों से देखा। दादा झांग के गुलाबी रंग के चेहरे से स्वस्थ होने का भ्रम होता था। यह विश्वास करना मुश्किल था कि वे मृत्यु के कगार पर थे, लेकिन वे दोनों जानते थे कि यह जीवन शक्ति का अंतिम क्षण मात्र था। जो जीवन एक और दिन तक चलने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था, वह इस संक्षिप्त आधे घंटे के भीतर ही सिमटकर जलकर राख हो गया। अंत से पहले एक क्षणिक चमक से ज्यादा कुछ नहीं। रो मत बेटी, दादा झांग ने हाथ बढ़ाकर शाओ यान के सिर पर धीरे से थपथपाया। तुम अब अमर हो, आकाश में उड़ रही हो, फिर भी क्यों रो रही हो? लेकिन दादा झांग, उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। अब स्वयं गोल्डन कोर दायरे की साधिका होने के कारण वह उसके शरीर की स्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। दुखी मत हो, मैं 90 साल से अधिक जी चुका हूँ। शांतिपूर्वक बिना बीमारी या दर्द के मृत्यु को प्राप्त करना, यह अधिकांश लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। तुम्हें मेरे लिए खुश होना चाहिए। मेरे बचपन के सारे पुराने दोस्त अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं उन सबसे ज्यादा जी चुका हूँ। अब समय आ गया है कि मैं भी उनके साथ चला जाऊँ। दादा झांग ने मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी। जब शियाओ यान थोड़ा शांत हो गई तो बूढ़े व्यक्ति ने लू किंग की ओर रुख किया। आह किंग, मुझे आपका धन्यवाद करना ही चाहिए। अगर आपने गांव के चारों ओर वह सुरक्षा घेरा न बनाया होता तो हम जैसे बुजुर्गों को इतने शांतिपूर्ण बुढ़ापे के दिन न मिलते। यह मेरा कर्तव्य था, लू किंग ने धीरे से कहा। बीते वर्षों में गांव के कई बुजुर्गों का देहांत हो चुका था। दादा झांग की पीढ़ी के अधिकांश लोग तो लगभग गुजर ही चुके थे। सौभाग्य से ज्यूली गांव को पोषित करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण उन सभी की मृत्यु शांतिपूर्वक और बिना किसी पीड़ा के हुई। यह वह चीज थी जो लू किंग उन्हें देने में कामयाब रही थी। तुम और शियाओ यान दोनों अच्छे बच्चे हो, बस अफसोस की बात है कि उस समय हम तुम्हारे माता पिता की रक्षा नहीं कर पाए। उनके साथ जो हुआ उसका बोझ आज भी मेरे दिल पर है, बूढ़े ने आह भरी। दादा झांग, ऐसा मत कहिए। जो कुछ भी हुआ वह ब्लैक वुल्फ गैंग की गलती थी। इसके अलावा मैंने अपने माता पिता का बदला ले लिया है। फिर भी हम बड़ों ने आपके माता पिता को समय पर रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनसे जल्द ही मिलूंगा। जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं उन्हें बता पाऊंगा कि तुम और शियाओ यान कितने अद्भुत बन गए हो। अब तुम दोनों अमर हो गए हो। Google Novelfire.net। लू किंग का हाथ पकड़े हुए बूढ़े व्यक्ति ने काफी देर तक बात की।
जब तक उसकी सांस धीरे धीरे कमजोर नहीं हो गई और अंत में उसका हाथ ढीला पड़ गया। उसके चेहरे पर अब भी एक शांत मुस्कान थी और उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। दादा झांग, शियाओ यान रोते हुए बोली। अब वह अपने सिसकियों को रोक नहीं पा रही थी। आवाज सुनकर बाहर खड़े सभी लोग अंदर दौड़ पड़े। देखते ही देखते कमरा रोने की आवाजों से भर गया। लू किंग धीरे धीरे घर से निकलकर आंगन में आ गई और दूर स्थित पहाड़ों को निहारते हुए विचारों में खो गई। उसके दिल में उस समय की यादें उभर आईं जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था। कैसे उस बूढ़े व्यक्ति ने उसकी और उसकी बहन की देखभाल की थी। 20 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद वे दृश्य उनके मन में इतने जीवंत थे मानो वे कल ही घटित हुए हों। अध्याय 513 दादा झांग का अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के अनुसार किया गया था। कुछ भी भव्य या विस्तृत नहीं था। अंतिम संस्कार की व्यवस्था सादगीपूर्ण रखी गई। अंत में उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें शियायान के दादा और उनके माता पिता की कब्रों के बगल में दफनाया गया। अंतिम संस्कार की तैयारियों के दौरान लू किंग और शियायान दोनों ने रात भर बुजुर्ग के पास रहकर उनकी देखभाल की। स्वर्णकोर क्षेत्र के 2 साधकों का निगरानी में रहना, जिनमें से एक स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। दादा झांग संभवतः अनगिनत लोगों में एकमात्र ऐसे नश्वर व्यक्ति थे जिन्हें ऐसा सम्मान प्राप्त हुआ था। अंत्येष्टि के बाद के दिनों में लू किंग का व्यवहार काफी शांत हो गया। समय समय पर वह गहरी सोच में डूबा हुआ आकाश की ओर देखता रहता था। उसका मन अज्ञात स्थानों की ओर भटकता रहता था। उस दिन वह अपने गुरु के साथ शतरंज खेलने के लिए हाफ माउंटेन कोर्टयार्ड गए। अचानक डॉक्टर चेन बोले, आह किंग, क्या आजकल तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है? लू किंग चौंक गया। जब उसने अपना ध्यान वापस केंद्रित किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी हालिया स्थिति उसके गुरु की नज़र से नहीं बच पाई थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने खुलकर बोलने का फैसला किया। गुरुजी, ये शिष्य आजकल किसी बात पर विचार कर रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतनी गहराई से परेशान कर सकती है? मैं इस दुनिया को छोड़कर बाहरी दुनिया में विचरण करना चाहता हूँ। बाहरी दुनिया में कदम रखना। डॉक्टर चेन का हाथ बीच में ही रुक गया। धीरे से उन्होंने शतरंज के मोहरे को वापस डिब्बे में रखा और लू किंग की ओर देखा। आपका मतलब है आप इस दुनिया को छोड़ना चाहते हैं? लू किंग ने पहले ही अपने गुरु से अन्य लोगों के अस्तित्व का जिक्र किया था, इसलिए वह इसके लिए पूरी तरह से अप्रस्तुत नहीं था। हाँ, लू किंग ने सिर हिलाया। गुरुजी, मैंने जो आध्यात्मिक शक्ति का स्वर्णिम सार संघनित किया है वह काफी अनूठा है। इसकी शक्ति असाधारण रूप से प्रबल है। इस समय इस संसार की आध्यात्मिक ऊर्जा मेरी साधना में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। सच कहूँ तो मेरी साधना पिछले 10 साल से अधिक समय से रुकी हुई है। जब तक स्वर्गीय दाव की ध्वनियां एक बार फिर से गूंजती नहीं है और आध्यात्मिक ऊर्जा एक और रूपांतरण से नहीं गुजरती है, तब तक किसी भी सफलता की कोई संभावना नहीं है। लेकिन भले ही स्वर्गीय दाव ध्वनियां वापस आ जाएं, आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण मेरी साधना में जल्द ही एक और बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अच्छा ऐसा है। डॉक्टर चेन लू किंग की बातों से अंदर ही अंदर हिल गए। ये सामग्री मूल रूप से .net से ली गई है। जब से लू किंग ने गोल्डन कोर दायरे में कदम रखा था तब से वह अपने शिष्य की साधना की वास्तविक गहराई को समझने में असमर्थ रहा था। उन्हें ये पता नहीं था कि लू किंग ने 1 दशक से अधिक समय से कोई प्रगति नहीं की थी। लू किंग के शांत चेहरे को देखकर डॉक्टर चेन को आखिरकार समझ में आ गया कि उनका शिष्य इस दुनिया को छोड़कर व्यापक लोकों का अन्वेषण क्यों करना चाहता है। उनका ये शिष्य साधना में अद्वितीय प्रतिभा का धनी था। जिस क्षण से उसने साधना शुरू की उसकी गति आश्चर्यजनक रही, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। किसी भी तथाकथित विलक्षण प्रतिभा से कहीं बढ़कर आध्यात्मिक पुनरुत्थान के बाद उनका उत्थान और भी तीव्र हो गया। थोड़े ही समय में उन्होंने स्वर्णिम मूल संकट को पार कर लिया और स्वर्ग के नीचे सबसे शक्तिशाली बन गए। आर्नोज, एक पीढ़ी में एक बार पैदा होने वाली ऐसी प्रतिभा का 1 दशक से अधिक समय तक अटके रहना। वास्तव में लू किंग का इतने लंबे समय तक सहन करना ये दर्शाता है कि उसका दाव हृदय वास्तव में कितना दृढ़ था। ये सोचते हुए डॉक्टर चेन ने पूछा, लेकिन इस दुनिया को छोड़ना आसान नहीं होगा, है ना? दूसरी दुनिया में जाना वाकई एक बड़ा काम होगा। इस दुनिया से परे के उन 2 स्वर्ण कोर क्षेत्र के साधकों द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं में से जिन्हें मैंने एक बार मार डाला था, कई बाहरी ग्रहों के तारकीय निर्देशांकों को दर्ज करने वाले खगोलीय मानचित्र मौजूद थे। ऐसे मानचित्र जो साधकों को तारों के पार मार्गदर्शन कर सकते हैं। और मेरे पास एक शून्य उड़ने वाली नाव भी है जो तारों भरे शून्य में यात्रा करने में सक्षम एक कलाकृति है। स्वामी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आह किंग, तुम काफी समय से इसकी योजना बना रही थी, डॉक्टर चेन ने कहा। हाँ, शियायान की वजह से मैं पहले रवाना नहीं हो पाया था, लेकिन अब जब वह गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश कर चुकी है तो इस दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो उसे चुनौती दे सकते हैं। मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूँ। लू किंग ने सिर हिलाया। आपका मतलब है आप शियायान को अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं? डॉक्टर चेन ने कुछ आश्चर्य से पूछा। शियायान ने अभी अभी अपनी कठिन परीक्षा पार की है। आने वाले दशक उसके लिए अपनी नींव मजबूत करने और अपनी साधना को निखारने के लिए महत्वपूर्ण है। अभी उसके लिए बाहर निकलने का सही समय नहीं है। इसके अलावा जिस दुनिया में मैं जाने का इरादा रखता हूँ वह छिपे हुए ड्रैगन और घात लगाए बैठे बाघों से भरी हुई है, अनगिनत शक्तिशाली साधकों से। आगे का रास्ता अनिश्चित है। मैं भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं शियायान की रक्षा पूरी तरह से कर पाऊंगा, इसलिए मैंने पहले अकेले जाने का फैसला किया है। अगर भविष्य में मैं बाहरी लोगों में अपनी जगह बना लेता हूँ तो मैं उसे यहाँ लाने पर विचार करूंगा। लू किंग ने अपनी पूरी योजना विस्तार से बताई। तारों से भरे उस शून्य को पार करना कोई आसान काम नहीं था।
कई अज्ञात खतरे थे। हालांकि लू किंग को खुद पर भरोसा था, लेकिन वह शियायान को अनावश्यक जोखिम में नहीं डालना चाहता था। आखिरकार वह उससे अलग थी। हालांकि उसने भी अपार शक्ति से परिपूर्ण एक श्रेष्ठ स्वर्णिम कोर का निर्माण किया था, वह अभी तक इस दुनिया की सीमाओं तक नहीं पहुंची थी। अगर वह एकांत में रहकर साधना करती तो भी उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हो सकती थी। ये तो ठीक है, लेकिन शियायान को मनाना आसान नहीं होगा, डॉक्टर चेन ने मजाक में कहा। वह इस बात को अच्छी तरह जानता था कि वह लड़की लू किंग से कितनी जुड़ी हुई थी। अगर उसे पता चल जाए कि वह दशकों तक उससे नहीं मिल पाएगी तो वह शायद बहुत ज्यादा हंगामा मचा देगी। मैं उसे मना लूंगा, वह अब गोल्डन कोर की साधिका है, वह समझ जाएगी। ये कहते हुए भी जब वह शियायान के सामने खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आशा की किरण देखी, अविचल लू किंग जो बिना विचलित हुए स्वर्गीय विपत्तियों का सामना कर सकता था, दरअसल अंदर से थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। भाई, तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात कहनी है। क्या बात है? शियायान ने उम्मीद भरी निगाहों से लू किंग की ओर देखा। अरे हाँ शियायान, बात कुछ इस तरह है। लू किंग ने खुद को संभालने के लिए कुछ पल लिए, फिर धीरे धीरे अपनी योजना बताई। बस यही बात है, मैं कुछ समय के लिए इस दुनिया को छोड़कर साधना के लिए एक बेहतर दुनिया की तलाश में जाना चाहता हूँ। ये सब कहने के बावजूद लू किंग को अभी भी कुछ आशंका महसूस हो रही थी। बस इतना ही, मुझे लगा था कि आप कुछ बड़ा बताने वाले हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि शियायान जरा भी परेशान नहीं थी, बल्कि वह असामान्य रूप से शांत थी। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? लू किंग ने पलकें झपकाईं। बिल्कुल नहीं, शियायान ने सिर हिलाया। अगर तुमने कुछ कहा भी नहीं होता तब भी मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था। इन सभी वर्षों में आप मेरी साधना को लेकर बहुत सख्त रहे हैं। उस समय मुझे आभास हुआ था कि आप किसी चीज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चूंकि आपने यह नहीं कहा इसलिए मैंने कभी पूछा ही नहीं। अब मुझे पता चला, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी खेती में एक रुकावट आ गई है। आपने 10 साल से अधिक समय से कोई सुधार नहीं किया है, और तुमने पहले इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम मेरे कष्टों से उबरने का इंतजार कर रहे थे, है ना? शियायान, उसके शांत स्वभाव को देखकर लू किंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। कुछ देर बाद उसने हाथ बढ़ाकर लड़की के बालों को धीरे से सहलाया। उसके चेहरे पर भाव विभोरता था। लगता है मेरी प्यारी छोटी बहन सचमुच बड़ी हो गई है। ये मेरी गलती है, मैं अब भी तुम्हारे साथ बच्चे जैसा व्यवहार करता रहा हूँ। वास्तव में भले ही शियायान अब गोल्डन कोर क्षेत्र की साधिका थी, लू किंग के दिल में वह अब भी वही आज्ञाकारी छोटी बहन थी। इसलिए बार बार वह अनजाने में उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करता था। अब उन्हें एहसास हुआ कि मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। भाई, जिस दुनिया में तुम जा रहे हो, क्या वह हमारी दुनिया से बहुत अलग है? शियायान ने पूछा। हाँ, विशेष उड़ने वाली कलाकृतियों के बिना एक नवोदित आत्मा साधक को भी शून्य को अपनी शक्ति से पार करने में कई दशक, शायद एक सदी से भी अधिक समय लग जाएगा ताकि वह वहां पहुंच सके। इतनी दूर शियायान बुरी तरह हिल गई थी। वह अब गोल्डन कोर क्षेत्र में पहुंच चुकी थी और उसकी गति पहले से ही असाधारण थी। अगर उसे दुनिया के सभी विशाल प्रांतों को पार करना होता तो भी उसे ज्यादा से ज्यादा कुछ ही दिन लगते। और वे शक्तिशाली नवोदित आत्मा साधक जिनकी शक्ति और भी भयावह थी, यदि ऐसे प्राणियों को भी तारों को पार करने में दशकों या सदियों लग जाते थे तो वह स्थान कितना अकल्पनीय रूप से दूर होगा। चिंता मत करो, मेरे पास एक शून्य उड़ने वाली नाव है, इसलिए तारों भरे शून्य को पार करना मुश्किल नहीं होगा। इसमें उतना समय नहीं लगेगा। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चला तो मैं कुछ ही वर्षों में उस दुनिया तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। कुछ साल? शियायान की आंखें चमक उठीं। तो अगर आप भविष्य में वापस आना चाहें तो इतना समय भी नहीं लगेगा। बिल्कुल सही, इसीलिए मैं इस बार तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहा हूँ। एक बार जब मैं वहाँ अपना काम ठीक से कर लूंगा और सब कुछ सुरक्षित सुनिश्चित कर लूंगा तब मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा। ठीक है, मैं घर पर आपके लौटने का इंतजार करूंगी। लड़की ने राहत भरी निगाहों से बार बार सिर हिलाया। सच कहें तो जब उसने पहली बार अपने भाई को ये कहते सुना कि वह दूसरी दुनिया में जा रहा है तो वह घबराए बिना नहीं रह सकी। तारों से भरे विशाल आकाश को देखकर कौन जानेगा कि वह कब तक वापस लौटेगा। उसने बस उस भावना को दबा दिया था, उसे गहराई में छिपा दिया था ताकि वह उसे नोटिस न कर सके। लेकिन अगर आने जाने में 10 साल भी नहीं लगते तो ये बिल्कुल अलग बात होती। अगर वह 1 या 2 बार एकांत साधना में चली जाए तो उतना समय पलक झपकते ही बीत सकता है। भाई, आप कब रवाना होने की योजना बना रहे हैं? कुछ दिनों में। जाने से पहले मैं कुछ और दिन आपके साथ बिताऊंगा। लू किंग का मूड काफी बेहतर हो गया था। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जिस हिस्से को वह सबसे कठिन समझ रहे थे, शियायान से विदाई, वह इतनी आसानी से बीत जाएगा। उन्हें इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि जिस व्यक्ति को मनाना उनके लिए सबसे मुश्किल समझा जा रहा था वह सबसे आसान निकला। शियाओली के साथ ही उसे परेशानी का सामना करना पड़ा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जैसे ही शियाओली को पता चला कि लू किंग इस दुनिया को छोड़ने की योजना बना रही है, उसने बिना किसी झिझक के बात की। उसका लहजा दृढ़ था, जिससे बहस की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। शियाओली, जिस दुनिया में मैं जा रहा हूँ वह शक्तिशाली साधकों से भरी हुई है। यहाँ तक कि नवजात आत्मा विशेषज्ञ भी असामान्य नहीं है। मुझे परवाह नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। लू किंग उसे मनाने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन शियाओली ने उसकी एक भी बात सुने बिना ही उसे बीच में ही रोक दिया।
इसके बाद लू किंग ने उसे समझाने की कितनी भी कोशिश की, शियाओली ने सिर्फ एक ही बात कही, वह उसके साथ जाएगी। अंत में शियायान ने मध्यस्थता करने के लिए हस्तक्षेप किया। भाई, शियाओली को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? लेकिन क्या तुमने एक बार यह नहीं कहा था कि शियाओली के माता पिता पिछली साधना के युग में नष्ट नहीं हुए होंगे, बल्कि दानव सम्राट के साथ इस दुनिया से चले गए होंगे? अगर आप शियाओली को अपने साथ लाते हैं तो शायद आपको उसके माता पिता के बारे में कुछ सुराग मिल जाएं। ये सुनकर लू किंग हिचकिचा उठी। कई साल पहले जब शियाओली ने गोल्डन कोर दायरे को प्राप्त कर लिया था, तब उसने उसे उसकी उत्पत्ति के बारे में संदेह के बारे में बताया था। अब जब शियायान ने इस बारे में बात की तो उसे उस संभावना की याद आ गई। जब शियाओली ने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में आशा की चमक दिखाई दी। उसकी उत्सुक निगाहों को देखकर लू किंग कुछ देर चुप रही, फिर अंत में उसने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन शियाओली, तुम्हारे माता पिता के बारे में ये सब अभी भी सिर्फ हमारा अनुमान है। हमें यकीन नहीं है कि वे सचमुच उस समय इस दुनिया से चले गए थे, और कृषि का पिछला युग हजारों साल पहले का था। अगर वे सचमुच चले भी गए तो भी उन्हें ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। हमें उनके सुराग मिलने की संभावना न के बराबर है। इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। मैं समझ गई, मैं बस आपके साथ जाना चाहती हूँ, शियाओली ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा। बहुत अच्छा, कुछ दिनों में तुम मेरे साथ आओगे, लू किंग ने थोड़ी बेबसी से कहा। फिर भी उसने सोचा कि शियाओली के पास आकार बदलने की दिव्य क्षमता है, जिससे वह अपनी इच्छा से अपना आकार बदल सकती है, इसलिए उसे साथ ले जाना बोझ नहीं होगा। असल में उसका इरादा था कि शियाओली पीछे रुककर शियायान का साथ दे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटी बच्ची इतनी जिद्दी होगी। पास ही में वुक्सिंग ने देखा कि शियाओली को जाने की अनुमति मिल गई है और उसने भी उसके साथ जाने की योजना बनाना शुरू कर दिया। इस बार थोड़ी देर सोचने के बाद लू किंग ने सीधे सहमति दे दी। अगर वह एक गोली ले रहा था तो 2 गोलियां लेने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। इसके अलावा वुक्सिंग उसका गुलाम आत्मा पशु था। उसे ये भी यकीन नहीं था कि इतनी विशाल दूरी पर आत्मा की छाप प्रभावी रहेगी या नहीं। इसे भी साथ ले आना बेहतर रहेगा। हालांकि असल में वह उन्हें पीछे छोड़कर शियायान के साथ जाना चाहता था, लेकिन अब जब दोनों उसके साथ आ रहे थे तो वह उसके बारे में थोड़ा चिंतित महसूस किए बिना नहीं रह सका। ये सुनकर शियायान ने बस मुस्कुरा दिया। चिंता मत करो भाई, मेरे पास दादा चेन और गांव के सभी लोग हैं, और अगर मुझे बोरियत महसूस हो तो मैं हमेशा बहन लिंगशून के पास जाकर उनके साथ साधना कर सकता हूँ। लगता है वो छोटी बच्ची सचमुच बड़ी हो गई है। लू किंग ने अपनी बहन की ओर देखा, जो अब उसे सांत्वना दे रही थी, और बस आखिरी बार स्नेहपूर्वक उसके सिर को सहलाया और कुछ नहीं कहा। उसके बाद के दिनों में लू किंग ने अपनी दैनिक साधना के अलावा और कुछ नहीं किया। उसने अपना सारा बचा हुआ समय शियायान के साथ बिताया। वे दोनों मछली पकड़ने गए, जड़ी बूटियां इकट्ठा की और साथ मिलकर कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन पकाए। उन्होंने असल में बचपन में साथ मिलकर किए गए सभी कामों को फिर से जी लिया। 3 दिन बाद हाफ माउंटेन कोर्टयार्ड में लू किंग ने साधारण कपड़े पहने हुए थे और शियाओली और वुक्सिंग उसके कंधों पर खड़े थे। उसके गुरु और शियायान उसके पीछे खड़े थे। अपने गुरु और शियायान के अलावा लू किंग ने अपने जाने के बारे में किसी और को नहीं बताया था। गुरुजी, आपका शिष्य प्रस्थान करने के लिए तैयार है। हम रास्ते में सावधान रहना। जब तुम दूसरी दुनिया में पहुंचो तो हो सके तो संघर्ष से बचना। अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखना, डॉक्टर चेन ने सलाह दी। मैं समझता हूँ भाई, जल्दी वापस आना, शियायान ने नम आंखों से कहा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वह मजबूत होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन अब जब लू किंग सचमुच जा रही थी तो वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। चिंता मत करो, 50 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे। चाहे मैं दूसरी दुनिया में पैर जमाने में कामयाब हो पाऊं या नहीं, मैं तब तक वापस आ जाऊंगा, लू किंग ने उसके बालों को धीरे से सहलाते हुए कहा। यह वह समय सीमा थी जो उन्होंने खुद के लिए निर्धारित की थी। 50 साल लंबा समय लग सकता है, लेकिन शियायान और उसके गुरु जैसे गोल्डन कोर साधकों के लिए ये कुछ भी नहीं था। आखिरकार गोल्डन कोर दायरे में अभी अभी प्रवेश करने वालों की भी जीवन अवधि 1000 वर्ष होती थी। ओह ठीक है गुरुजी, मैंने एकांत साधना के लिए Z रूपांतरण कक्ष में गोल्डन कोर स्तर का कठपुतली अवतार छोड़ दिया है। भविष्य में अगर कुछ भी हो जाए और आपको मदद की जरूरत पड़े तो आप उसे बुला सकते हैं। और यह Z का ताबीज पवित्र पर्वत पर स्थित मेरी गुफा में बसे निवास का प्रतीक है। यदि आप कभी वहां खेती करने की इच्छा रखते हैं तो यह आपको निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। लू किंग ने अपने गुरु को एक Z ताबीज भेंट किया। ठीक है, मैं समझ गया, डॉक्टर चेन ने ताबीज लेते हुए कहा। शियायान भाई अब जा रहे हैं। अपने बालों को आखिरी बार सहलाते हुए लू किंग ने वर्ल्ड फ्लाइंग बोट को बुलाया और शियाओली और वुक्सिंग के साथ उस पर सवार हो गई। शियायान की अनिच्छुक निगाहों के सामने वह प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और आकाश में बहुत ऊपर उड़ गया। अध्याय 514 बहुत ऊपर, शून्य उड़ने वाली नाव का बहता हुआ प्रकाश आकाश में तेजी से फैल गया। लू किंग के आदेश के तहत लगातार ऊपर की ओर उड़ता रहा। कुछ ही समय बाद यह आकाशीय हवाओं की परत में प्रवेश कर गया। पलक झपकते ही असंख्य प्रचंड हवाएं और खगोलीय बिजली के झटके शून्य उड़ने वाली नाव की ओर बढ़े और उस विदेशी वस्तु को नष्ट करने की कोशिश करने लगे। वह भयावह शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि स्वर्णकोर क्षेत्र का साधक भी उसका सामना करने में संघर्ष करता। किसी सुरक्षात्मक वस्तु के बिना व्यक्ति पलक झपकते ही राख में तब्दील हो जाएगा।
सौभाग्यवश वर्ल्ड फ्लाइंग बोट एक अत्यंत दुर्लभ सामग्री से बनी थी और इसके भीतर अंतर्निहित संरचना सरणियां असाधारण रूप से जटिल थीं। चाहे कितनी ही खगोलीय हवाएं और बिजली के झटके उस पर बरसें, उनसे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय वे उड़ने वाली नाव में तेजी से समाहित हो गए, मानो किसी विशाल महासागर में डूब रहे हों, और उन संरचनाओं द्वारा उसकी उड़ान को ईंधन देने के लिए शक्ति में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार वर्ल्ड फ्लाइंग बोट ने न केवल अपनी गति धीमी नहीं की, बल्कि वास्तव में उसकी गति बढ़ गई, जिससे वह आकाशीय हवाओं को चीरते हुए अराजक रंग की एक झिल्ली के सामने आ पहुंची और सीधे उसमें समा गई। अचानक लू किंग की दृष्टि धुंधली हो गई और उसने खुद को एक विशाल खाली जगह में पाया। उसके चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जबकि सामने तारों से जगमगाता आकाश फैला हुआ था। तो क्या अभी अभी यही वर्ल्ड मेम्ब्रेन थी? लू किंग ने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे एक असीम संसार था, जो पूरी तरह से अव्यवस्थित प्रकाश की एक झिल्ली में लिपटा हुआ था। तारों से भरे आकाश के सन्नाटे में वह मंद मंद चमक रहा था। केवल एक छोटी दुनिया का दबाव ही इतना अधिक है, तो फिर मध्य और विशाल दुनियाओं का दबाव कितना अथाह होगा। लू किंग उस विशाल संसार से निकलने वाली शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और बुरी तरह हिल गया। उसके कंधों पर बैठे शियाओली और वुक्सिंग के चेहरे पर भी विस्मय के समान भाव थे। तारों भरे आकाश में इतनी निकटता से संपूर्ण संसार का अवलोकन करने से वे अंतर्मन तक झकझोर देने वाले थे। इस भीषण प्रभाव से उनके स्वर्णिम मूल दाव हृदय भी कांप उठे। काफी देर तक अवलोकन करने के बाद लू किंग को महसूस हुआ कि उसका अपना दाव हृदय भी अधिक दृढ़ हो गया है। उसने अपनी निगाहें सामने फैले तारों से भरे आकाश की ओर घुमाईं। चलो चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि इससे भी अद्भुत नज़ारे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इस विचार के साथ उसने एक बार फिर अपनी इच्छाशक्ति को केंद्रित किया और शून्य उड़ने वाली नाव बहते प्रकाश में परिवर्तित हो गई, जो दूर स्थित चमकदार तारों की ओर उड़ने लगी। हम तारों भरे आकाश में प्रवेश करने के बाद उड़ने वाली नाव की गति और भी बढ़ गई है। क्या इसका कारण ये है कि अब सांसारिक नियमों की कोई पाबंदी नहीं है? जैसे ही उसने उसे आगे धकेला, लू किंग ने तुरंत तीव्र गति को महसूस किया। कुछ ही क्षणों में गति ने उसकी अपनी दुनिया में हासिल की जा सकने वाली किसी भी गति को पार कर लिया था और आध्यात्मिक शक्ति की खपत में काफी कमी आई। कुछ देर सोचने के बाद लू किंग को इसका कारण समझ में आ गया। उसकी अपनी दुनिया में किसी भी कलाकृति या साधक की गति स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों द्वारा प्रतिबंधित थी, जो एक निश्चित सीमा तक सीमित थी। उस सीमा के करीब पहुंचने पर स्वर्गीय मार्ग से चेतावनी प्राप्त होगी। यदि कोई इन चेतावनियों को नजरअंदाज करता रहता है और गति बढ़ाता रहता है, तो स्वर्गीय मार्ग की इच्छा दंड के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है और उन्हें सीधे इस दुनिया से बाहर निकाल सकती है। लेकिन तारों से भरे विशाल आकाश में स्वर्ग की इच्छा से ऐसा कोई दमन नहीं था, न ही कोई वायुमंडलीय प्रतिरोध था। स्वाभाविक रूप से वर्ल्ड फ्लाइंग बोट की गति पिछली सीमाओं से कहीं अधिक बढ़ सकती है। अच्छा, ऐसे में यात्रा में लगने वाला समय मेरी अपेक्षा से कहीं कम हो सकता है। प्रसन्न होकर लू किंग ने उड़ने वाली नाव की गति को और बढ़ा दिया। हालांकि जैसे ही गति उसके ग्रह में प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम गति से 100 गुना अधिक हो गई, उसके भीतर अचानक भय की भावना उत्पन्न हो गई। उनकी आध्यात्मिक शक्ति के क्षय की दर में भारी वृद्धि होने लगी। पलक झपकते ही उसका 10वां हिस्सा खत्म हो गया, जिससे लू किंग चौंक गया और उसने तुरंत उड़ने वाली नाव की गति धीमी कर दी। आध्यात्मिक शक्ति की खपत सामान्य होने पर लू किंग ने अंततः राहत की सांस ली। उनकी जैसी ताकत वाले व्यक्ति के लिए, एक ऐसे साधक के लिए जिसके पास परफेक्ट गोल्डन कोर है, अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा खोना कोई छोटी बात नहीं थी। यहाँ तक कि तीसरे स्तर का श्रेष्ठ स्वर्ण मूल का साधक भी उससे बहुत पीछे रह जाएगा। इसलिए तारों भरे आकाश में भी कोई भी बिना किसी सीमा के गति का अंधाधुंध पीछा नहीं कर सकता। मेरी दुनिया की सीमा का 100 गुना एक महत्वपूर्ण सीमा प्रतीत होती है। उस सीमा को पार करने का मतलब है कि गति में हर छोटी सी वृद्धि से बिजली की खपत में तेजी से वृद्धि होगी। लू किंग के मन में एक समझ जागृत हुई। इस बात का एहसास होते ही उसने गति बढ़ाना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने वर्ल्ड फ्लाइंग बोट को 100 गुना सीमा के ठीक पास मंडराते हुए रखा। फिर नाव के गठन सरणी में एक स्पिरिट स्टोन डाला। वर्ल्ड फ्लाइंग बोट को पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति से संचालित किया जा सकता है, लेकिन साथ ही स्पिरिट स्टोन के उपयोग से भी इसे संचालित किया जा सकता है। तारों भरे आकाश के अज्ञात खतरों को देखते हुए लू किंग स्वाभाविक रूप से अपनी शक्ति का अनावश्यक रूप से अधिक उपयोग नहीं करना चाहता था। उसने मुख्य रूप से आध्यात्मिक पत्थरों पर निर्भर रहने का विकल्प चुना। उड़ने वाली नाव के प्रक्षेप पथ को नियंत्रित करने के लिए अपने ध्यान का एक छोटा सा हिस्सा लगाते हुए लू किंग ने अपना मार्ग सत्यापित करने और रास्ता भटकने से बचने के लिए आकाशीय मानचित्र निकाला। अंधकार में शून्य उड़ने वाली नाव ने अपनी यात्रा जारी रखी। 10 दिन बीत गए और अब भी सामने तारों से भरे आकाश में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। आसपास का वातावरण अंधकार के सागर जैसा ही था, बस कभी कभार कोई चमकीला उल्कापिंड दिखाई देता था। उसकी दुनिया की चमक बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी दुनिया खगोलीय मानचित्र पर अंकित नहीं है। यह अंधकार में और निर्जन क्षेत्र वास्तव में बहुत विशाल है। लू किंग चुपचाप अचंभित रह गई। आखिरकार वह लगातार 10 दिनों तक अपने ग्रह की अधिकतम गति सीमा से 100 गुना अधिक गति से यात्रा कर चुका था। उस दूरी को पार करने में नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक को भी महीनों तक लगातार यात्रा करनी पड़ेगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब भी लू किंग को इस अंधेरे शून्य क्षेत्र के किनारे के करीब पहुंचने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। फिर भी यह उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। यदि इस क्षेत्र को पार करना वास्तव में इतना आसान होता, तो पिछली अमर युग में अन्वेषण के लिए निकले नवजात आत्मा विशेषज्ञ खाली हाथ नहीं लौटते।
या पूरी तरह से गायब नहीं हो जाते। इसलिए ल्यू किंग निराश नहीं हुआ। उसने धैर्यपूर्वक वर्ल्ड फ्लाइंग बोट को आगे बढ़ाना जारी रखा। इस तरह 1 और महीना बीत गया, फिर भी उड़ने वाली नाव अभी तक शून्य क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाई थी। फिर एक दिन उड़ने वाली नाव अचानक कांपने लगी और अपनी जगह पर घूमने लगी, मानो उसके नियंत्रण से फिसलने ही वाली हो। उसी समय एक शक्तिशाली स्थानिक बल ने नाव को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे आगे की ओर खींचने लगा, मानो उसे अंदर की ओर घसीट रहा हो। अस्त व्यस्त स्थानिक धाराएं और इतनी शक्तिशाली, ल्यू किंग चौंक गई। उसके सामने स्थानिक उथल पुथल का एक विशाल विस्तार फैला हुआ था। इसका दायरा इतना विशाल था कि अपनी दिव्य आत्मा की शक्ति से भी वह इसकी सीमाओं को महसूस नहीं कर सकता था। आह किंग, ये तो अव्यवस्थित स्थानिक प्रवाह है। हम इससे आगे नहीं जा सकते। अगर हम इसमें फंस गए तो शायद कभी बाहर न निकल पाएं। उसी क्षण शियाओली ने चेतावनी भरे लहजे में आवाज लगाई। जन्मजात स्थानिक शक्तियों से युक्त एक आध्यात्मिक प्राणी होने के नाते यह आगे मौजूद जंगली और विकृत स्थानिक शक्तियों को महसूस कर सकता था। एक बार उनमें फंस जाने पर वे गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। मुझे पता है। ल्यू किंग ने स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत उड़ने वाली नाव को पीछे हटने के लिए संचालित करना शुरू कर दिया। सौभाग्यवश वे स्थानिक अशांति के केवल किनारे को ही छू पाए थे और अपेक्षाकृत आसानी से इसके खिंचाव से मुक्त होने में कामयाब रहे। लेकिन खतरे से बाहर निकलने और आगे आने वाली अराजक धाराओं को भांपते हुए ल्यू किंग खुद को एक दुविधा में फंसा हुआ पाया। उसकी समझ के अनुसार वह स्थानिक तूफान के अंत का पता नहीं लगा सका। आगे बढ़ना स्पष्ट रूप से कोई विकल्प नहीं था। एक बार अंदर बुरी तरह फंस जाने के बाद कौन जानता था कि क्या हो सकता है। वे किसी अंतरिक्षीय भंवर में फंसकर हमेशा के लिए खो सकते हैं। ऐसे में हम केवल दोनों पक्षों को आजमा सकते हैं। कुछ विचार विमर्श के बाद ल्यू किंग ने वर्ल्ड फ्लाइंग बोट को दाईं ओर मोड़ने का निर्णय लिया। वह ये देखने की कोशिश करेगा कि क्या किनारों से अव्यवस्थित स्थानिक धाराओं से बचकर निकलना संभव है। हालांकि जब ल्यू किंग ने 2 दिनों तक वर्ल्ड फ्लाइंग बोट को पूरी गति से दाईं ओर चलाया तो उसका चेहरा एक बार फिर गंभीर हो गया। आगे फैली अव्यवस्थित स्थानिक धाराओं की पट्टी अभी भी बनी हुई थी, जिसके किनारे तक पहुंचने का कोई संकेत नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह स्थानिक अशांति पूरे तारामंडल में फैली हुई हो? ये सामग्री मूल रूप से novelfire.net से ली गई है। ल्यू किंग को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लगा। उन्हें पता था कि ऐसा होने की संभावना कम है, लेकिन उड़ान के इन 2 दिनों ने एक बात को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था। स्थानिक अशांति का ये क्षेत्र उसकी कल्पना से कहीं अधिक दूरी तक फैला हुआ था। भले ही यह पूरे आकाश में न फैला हो, फिर भी इसने एक अथाह क्षेत्र को कवर किया। आह किंग, अब हम क्या करें? शियाओली ने सामने फैली अव्यवस्थित स्थानिक धाराओं को देखा और वह भी उतनी ही अचंभित रह गई। ल्यू किंग ने खुद को संभाला और कहा, हम इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। अगर यह अशांत क्षेत्र हमारी अपेक्षा से बड़ा हुआ तो हम आकाशीय मानचित्र के मार्गदर्शन से भटक सकते हैं। तो फिर तुम्हारी क्या योजना है? आह किंग, शियाओली ने पूछा। हमें जोखिम उठाना पड़ेगा। ल्यू किंग ने एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन निकाला और उसे उड़ने वाली नाव के फॉर्मेशन एरे में फेंक दिया। फिर अपनी आध्यात्मिक चेतना से उसे ओतप्रोत करते हुए उसने पुनर्तः उस संरचना को सक्रिय कर दिया। एक शक्तिशाली स्थानिक बल के नाव के चारों ओर उमड़ने के साथ ही चमकते प्रकाश की परतें एक के बाद एक उमड़ पड़ी। अगले ही क्षण उनके सामने एक स्थानिक भंवर प्रकट हुआ और शून्य उड़ने वाली नाव उसमें समा गई और गायब हो गई। कुछ ही समय बाद तारों से जगमगाते आकाश के एक अन्य क्षेत्र में एक नया स्थानिक भंवर घूमकर खुल गया और उसके भीतर से एक कुछ हद तक क्षतिग्रस्त प्राचीन दिखने वाली चांदी की उड़ने वाली नाव उभरी। आह किंग, हम बच निकले। चारों ओर जगमगाते तारों को देखकर शियाओली तुरंत चिल्ला उठी। क्या हम सफल हुए? अपने आसपास के शांत वातावरण को महसूस करते हुए ल्यू किंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, वर्ल्ड फ्लाइंग बोट की अंतरिक्ष में यात्रा करने की क्षमता अराजक स्थानिक क्षेत्र को पार करने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार जिन 2 विदेशी साधकों ने उसकी दुनिया की खोज की थी, उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने एक प्राचीन टेलीपोर्टेशन सरणी को सक्रिय कर दिया था और उड़ने वाली नाव की स्थानिक यात्रा क्षमताओं के साथ अमर क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को पार करके उस दुनिया तक पहुंच गए थे। इससे ये साबित हो गया कि शून्य यात्रा के माध्यम से स्थानिक अशांति को पार करना वास्तव में संभव था। दरार। उसी क्षण एक तेज चटकने की आवाज ने ल्यू किंग को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। ऊपर देखते हुए उसने पाया कि सरणी के भीतर रखा हुआ मध्यम श्रेणी का आत्मा पत्थर टूट गया था। यह इस बात का संकेत था कि पत्थर की आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई थी। ल्यू किंग ने तुरंत उसे एक निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर से बदल दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इससे एक पूरा मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन जलकर खत्म हो गया, उसने दर्द भरे भाव से कहा। उसने पहले स्थानिक पारगमन का उपयोग इसलिए नहीं किया था क्योंकि वह आगे आने वाली अशांति के पूरे आकार का अनुमान नहीं लगा सकता था। उन्हें आशंका थी कि दूरी इतनी अधिक हो सकती है कि उड़ने वाली नाव एक छलांग में तय न कर सके, जिससे वे धाराओं के बीच में ही फंस जाएं। इससे बचने के लिए उसने उड़ने वाली नाव की स्थानिक यात्रा को उसकी अधिकतम क्षमता तक पहुंचाने के लिए एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का उपयोग किया था। अंततः परिणाम बहुत ही सार्थक रहा। कम से कम वे अव्यवस्थित स्थानिक क्षेत्र को सफलतापूर्वक पार करने में सफल रहे थे। फिर भी मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन खोना दुखद था। वे अनमोल थे और ल्यू किंग के पास वैसे भी बहुत कम थे। इस पूरी यात्रा के दौरान वह नाव को चलाने के लिए लगातार निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग कर रहा था। किसी अपने को इतनी अचानक खोना
बेशक दुखदायी होता है, लेकिन अब लू किंग को आखिरकार कुछ समझ आ गया था। पिछली अमर युग के नवजात आत्मा के साधकों के तारामंडल में आगे बढ़ने का रास्ता न खोज पाने का कारण संभवतः यही स्थानिक अशांति थी। आखिरकार स्थानिक बदलाव करने की क्षमता एक अविश्वसनीय रूप से गहन दैवीय क्षमता थी। केवल वे लोग ही ऐसी शक्ति को समझ सकते हैं जिन्होंने नवजात आत्मा क्षेत्र में महान ऊंचाइयों को प्राप्त किया हो और कई कष्टों को सहन किया हो। और बूढ़े ड्रैगन कछुए के अनुसार उस युग के दौरान उसकी दुनिया के अधिकांश नवजात आत्मा साधक उस क्षेत्र में अभी अभी कदम रख चुके थे। लू किंग का अनुमान था कि उनमें से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति शायद प्रथम या द्वितीय विपत्ति तक ही पहुंच पाए होंगे। ऐसे स्तरों पर भले ही उन्हें अंतरिक्ष के दाव के बारे में कुछ जानकारी हो, लेकिन किसी विशेष स्थानिक खजाने के बिना वे शायद ऐसे क्षेत्र को पार नहीं कर पाएंगे। शायद इसीलिए उस दौर के उन नवजात आत्मा के साधकों में से कोई भी कभी अपने गृहलोक में वापस नहीं लौटा। क्या वे सभी स्थानिक धाराओं में नष्ट हो गए, या फिर क्या उनमें से कुछ लोग इस चुनौती को पार करने में सफल रहे? लू किंग मन ही मन सोचने लगी। बेशक फिलहाल ये सब सिर्फ अटकलें ही थीं। सच जानने के लिए उसे किसी दिन उस बीते युग के किसी किसान या शायद उसके वंशज से मिलना होगा। अपने विचारों को एक तरफ रखते हुए लू किंग ने आकाशीय मानचित्र उठाया और अपनी वर्तमान स्थिति का जायजा लेना शुरू कर दिया। इससे पहले अशांत क्षेत्र को पार करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए उसने उड़ने वाली नाव की स्थानिक यात्रा क्षमता को अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह कहां पहुंच गया है। क्या मैं सचमुच महान युआन अमर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूं? आकाशीय मानचित्र का उपयोग करके जांच पड़ताल और गणना के एक दौर के बाद लू किंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह अब महान युआन अमर क्षेत्र की सीमाओं के भीतर था। हालांकि वह अभी भी इसके केंद्रीय क्षेत्रों से काफी दूर था, लेकिन कम से कम अब वह एक बंजर शून्य में नहीं था। वॉइड फ्लाइंग बोट सचमुच असाधारण है। अभी अभी हुई वह स्थानिक छलांग शायद इतनी दूरी तय कर चुकी है कि एक नवजात आत्मा के साधक को भी इसे तय करने के लिए वर्षों तक लगातार उड़ान भरनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए लू किंग को उस मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कीमत पर उतना बुरा नहीं लगा। फिर भी जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, यात्रा के लिए किसी अन्य मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का उपयोग करने का उसका कोई इरादा नहीं था। अब से मैं पारंपरिक साधनों से यात्रा करूंगा। इससे मुझे महान युआन अमर लोक के तारों भरे मनोरम दृश्य का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। अपना निर्णय लेने के बाद लू किंग ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और आकाशीय मानचित्र पर अंकित अपने गंतव्य की ओर उड़ने वाली नाव को चलाया। अगले दिनों में लू किंग, शियाओली और वुक्सिंग ने रास्ते में तारों भरे नजारों की प्रशंसा करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। शुरू में तो सब कुछ नया और दिलचस्प लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद नयापन खत्म हो गया। लू किंग के अलावा, जिसे अभी भी नाव का मार्गदर्शन करना था, शियाओली और वुक्सिंग साधना करने के लिए एकांत में चले गए। स्वाभाविक रूप से लू किंग ने अपना सारा ध्यान विमान संचालन पर ही नहीं लगाया। आत्मा विभाजन की कला में प्रशिक्षित होने के कारण नाव को नियंत्रित करने के लिए उसे अपनी चेतना का केवल एक छोटा सा अंश ही इस्तेमाल करना पड़ता था। उन्होंने अपना अधिकांश समय दाव तकनीकों को विकसित करने और परिष्कृत करने में व्यतीत किया। इस तरह कई और महीने बीत गए। इस यात्रा के दौरान लू किंग का सामना कई दुनियाओं से हुआ। हालांकि वे सभी छोटी दुनियाएं थीं, उस तरह की दुनिया से बहुत दूर जिसकी वह तलाश कर रहा था। इसलिए वह उनके पास नहीं गया, बल्कि चुपचाप वहां से गुजर गया। फिर एक दिन जब उड़ने वाली नाव एक बार फिर एक दुनिया के ऊपर से गुजरी, अचानक पूरा जहाज बुरी तरह कांप उठा, मानो वह किसी चीज से टकरा गया हो। ठीक उसी क्षण कहीं से एक भयावह आवाज गूंजी। मेरे लिए कितना सौभाग्य की बात है, कुछ नन्हे पक्षी तारों के बीच यात्रा कर रहे हैं, जल्दी से नीचे आओ। अध्याय 515 जैसे ही ठंडी भयावह आवाज शांत हुई, तारों भरे आकाश में अचानक एक विशाल काली ऊर्जा वाली हथेली प्रकट हुई, जो शून्य उड़ने वाली नाव की ओर बढ़ रही थी। एक नवोदित आत्मा का साधक। लू किंग के चेहरे के भाव में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आया। अचानक प्रकट हुई इस काली ऊर्जा से भरपूर हथेली में अपार शक्ति थी, जो कि गोल्डन कोर क्षेत्र के साधक की क्षमता से कहीं अधिक थी। केवल एक नवजात आत्मा का साधक जिसने स्वर्ण कोर क्षेत्र को पार कर लिया हो कि ऐसी दुर्जेय दिव्य क्षमताओं का स्वामी हो सकता है। जैसे ही काली ऊर्जा से भरी हथेली एक अभेद्य जाल की तरह शून्य उड़ने वाली नाव पर उतरी, आसपास का स्थान तुरंत सील और संकुचित हो गया, जिससे उड़ने वाला यान लगभग गतिहीन हो गया। लू किंग जानता था कि वह हिचकिचाने का जोखिम नहीं उठा सकता। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके शरीर से तलवार की प्रचंड ऊर्जा का प्रवाह हुआ। उसके भीतर का स्वर्णिम कोर परत दर परत फट गया और पल भर में अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गया। अगले ही क्षण उसके हाथ से अतुलनीय रूप से तीव्र तलवार ऊर्जा निकली। वॉइड फ्लाइंग बोट के भीतर मौजूद संरचनाओं द्वारा कई परिवर्तनों से गुजरते हुए हमला अंततः एक विशाल तलवार की ऊर्जा के रूप में प्रकट हुआ, जो ऊपर की ओर उठी और काली ऊर्जा से युक्त हथेली की ओर वार किया। बूम! तलवार की ऊर्जा काली ऊर्जा से भरी हथेली से टकराई, जिससे एक जबरदस्त झटका उत्पन्न हुआ और उनके आसपास का अंतरिक्ष लहरों से विकृत हो गया। हालांकि यह हथेली को अलग करने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन प्रभाव की जबरदस्त शक्ति के कारण ये थोड़ा काम गया, जिससे इसके भीतर के स्थान के दमन में कमी आई। इस संक्षिप्त अवसर का लाभ उठाते हुए लू किंग ने तुरंत वॉइड फ्लाइंग बोट की स्थानिक पारगमन क्षमता को सक्रिय कर दिया। संरचना में मौजूद आध्यात्मिक पत्थरों के बिखरने के साथ ही एक स्थानिक भंवर प्रकट हुआ और शून्य उड़ने वाली नाव काली ऊर्जा वाली हथेली के हृदय से गायब हो गई। क्या? ठंडी आवाज ने हैरानी से कहा, क्योंकि हथेली में हवा के सिवा कुछ नहीं था।
अचानक एक घोर अंधेरी आकृति प्रकट हुई। फिर भी चाहे उसने इसे महसूस करने की कितनी भी कोशिश की हो, उड़ने वाली नाव का पता लगाना पूरी तरह से असंभव रहा। क्या वे सचमुच भाग निकले? उस काली आकृति ने अविश्वास से बुदबुदाया। उनकी ग्रेट लुओ इन्फिनल पाम एक विशिष्ट दिव्य क्षमता थी। एक बार जब ये शक्ति प्रकट हो जाती है तो नवविकसित नवजात आत्मा साधक के लिए भी इससे बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये गोल्डन कोर के मात्र जूनियर छात्रों के एक समूह को भी आकर्षित करने में विफल रहा। आखिर वह जर्जर उड़ने वाली नौक क्या थी? उसके दमन के बावजूद वह अंतरिक्ष में इतनी तेजी से कैसे उड़ सकती थी? सामान्य स्थानिक कलाकृतियों में ऐसी शक्ति नहीं होती थी। पूर्वज, क्या हुआ था? तभी कई अन्य आकृतियां प्रकट हुईं, जो काले वस्त्रधारी आकृति के सामने घुटने टेक रही थीं। उनमें से प्रत्येक से शक्तिशाली आभा निकल रही थी। वे सभी गोल्डन कोर साधना के अंतिम चरण में थे। कुछ नहीं, काले वस्त्रधारी आकृति ने हाथ हिलाते हुए कहा, मानो वह बिल्कुल विचलित न हुआ हो। मैं तारों के बीच भटक रहा था जब मुझे कुछ कनिष्ठ मिले। मैंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंत में वे बच निकले। पूर्वज के हाथ से बचने के लिए उसके पीछे खड़े लोग स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गए। वे इस बात से भलीभांति परिचित थे कि पूर्वज की दिव्य शक्तियां कितनी भयावह थीं। अगर कोई उससे बच निकला हो, तो क्या वे भी नवजात आत्मा के साधक हो सकते हैं? अपने अधीनस्थों के आश्चर्य को नजरअंदाज करते हुए काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने दूर तारों भरे आकाश की ओर देखा। उसके भीतर उथल पुथल भरी भावनाएं उमड़ रही थीं। अभी अभी निकली वो तलवार की ऊर्जा, उसमें आकाश को चीर देने की मंशा का संकेत था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो कनिष्ठ व्यक्ति उसी संप्रदाय से हो? काले वस्त्रधारी व्यक्ति के हृदय में थोड़ी सी बेचैनी हलचल पैदा हो गई। यह उस शांति से बिल्कुल विपरीत थी जिसका वह प्रदर्शन कर रहा था। अगर वह लड़का सचमुच उस संप्रदाय से था तो उसने एक बवाल खड़ा कर दिया था। अगर उसे पता होता तो वह शुरू से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ये सुनिश्चित करने के लिए करता कि लक्ष्य को पकड़ लिया जाए। अब जबकि वे भाग निकले हैं, इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। उसी क्षण तारों भरे आकाश के एक अन्य कोने में लाखों मील दूर एक स्थानिक भंवर उभरा और शून्य उड़ने वाली नाव उसके भीतर से बाहर निकल आई। जैसे ही वे दोबारा प्रकट हुए, लू किंग की आध्यात्मिक चेतना में तीव्र प्रवाह उत्पन्न हुआ और वह आसपास के वातावरण में फैल गई। जब उसे यकीन हो गया कि सब कुछ शांत है और कोई पीछा करने वाला नहीं आया है, तभी उसने राहत की एक लंबी सांस ली। उस समय की अत्यावश्यकता में उनके पास स्पिरिट स्टोन बदलने का भी समय नहीं था। वे टेलीपोर्टेशन के लिए केवल संरचना में बची हुई आध्यात्मिक शक्ति पर ही निर्भर थे। उनकी यात्रा की दूरी काफी सीमित थी। यदि नवजात आत्मा के साधक के पास कोई दिव्य क्षमता या ऐसी कलाकृति होती जो अंतरिक्ष में उनका पीछा करने में सक्षम होती, तो वे गंभीर मुसीबत में पड़ जाते। सौभाग्य से किस्मत उनके साथ थी, वे भाग निकलने में कामयाब रहे। लू किंग ने अब देखा कि उसकी हथेली पसीने से भीगी हुई थी। हालांकि यह टकराव केवल एक पल के लिए ही चला था, लेकिन निस्संदेह यह उनके साधना सफर की शुरुआत के बाद से उनके सामने आया सबसे खतरनाक संकट था। उस काली ऊर्जा से भरपूर हथेली का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि शून्य उड़ने वाली नाव भी लगभग दब गई थी। जिस किसी ने भी उन पर हमला किया था, वह निश्चित रूप से कोई साधारण नवजात आत्मा का साधक नहीं था। अगर उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो उसे मौके पर ही काबू कर लिया जाता और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। सौभाग्यवश शक्तिशाली होने के बावजूद उस नवजात आत्मा के साधक ने अभी तक अंतरिक्ष के दाव को नहीं समझा था। वह वॉइड फ्लाइंग बोट द्वारा छोड़े गए स्थानिक निशानों का पता लगाने और उनका अनुसरण करने में असमर्थ था। अगर वह ऐसा कर भी पाता तो पंख भी उन्हें नहीं बचा पाते। अच्छा हुआ कि मैंने इन वर्षों में वॉर्ड फ्लाइंग बोट के रहस्यों का अध्ययन और पता लगाने में समय बिताया, वरना शायद यही हमारा अंत होता। लू किंग के हृदय में कृतज्ञता की लहर दौड़ गई। वॉइड फ्लाइंग बोट की बदौलत ही वह ब्लैक की पाम से छुटकारा पाने में सक्षम हो पाया था। यद्यपि नाव में स्वयं में आक्रमण करने की क्षमता का अभाव था, लू किंग ने गहन अध्ययन के माध्यम से यह पता लगाया था कि इसकी आंतरिक संरचनाएं उसके हमलों को बड़ा और रूपांतरित कर सकती हैं। उस विशेषता के बिना अपने परफेक्ट गोल्डन कोर के साथ भी वह एक अनुभवी नवजात आत्मा साधक की दाव तकनीक का प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होता। आह किंग, अभी अभी क्या हुआ? जियाओ ली ने घबराते हुए पूछा। उसके बगल में बुक्सिंग की पूंछ बेचैनी से कांप रही थी। संभवतः किसी नवजात आत्मा के साधक ने हम पर हमला किया था, लू किंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। सौभाग्य से हम बाल बाल बच गए। तो वास्तव में यह एक नवजात आत्मा का विकास करता था। शाओ ली और वुक्सिंग दोनों ही अंदर तक हिल गए थे। उस भयानक आकाश को ढकने वाले काले ऊर्जा वाले हाथ को देखकर उन्हें पहले ही इसका अंदाजा हो गया था। अब जब लू किंग ने इसकी पुष्टि कर दी तो वे भय से भर गए। नवजात आत्मा के साधक ने अचानक उन पर हमला कर दिया था और वह स्पष्ट रूप से द्वेषपूर्ण था और उससे एक भयावह आभा निकल रही थी। अगर वे भागने में कामयाब नहीं होते तो वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि क्या होता। नवजात आत्मा के साधक सचमुच भयावह हैं। ऐसा लगता है कि अब से हमें और भी अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इस अचानक हुई मुठभेड़ ने लू किंग को काफी अधिक सतर्क कर दिया। बाहरी दुनिया वाकई खतरों से भरी हुई थी। वे अभी तक महान युआन अमर क्षेत्र के समृद्ध इलाकों में प्रवेश भी नहीं कर पाए थे कि उनका सामना पहले ही एक नवजात आत्मा के साधक से हो गया। आगे की लंबी यात्रा में और कौन कौन से खतरे इंतजार कर रहे थे, कौन जानता था। हम शियाओ ली और वुक्सिंग दोनों ने बिना कोई आपत्ति जताए पूरी निष्ठा से सिर हिलाया। नवजात आत्मा के साधक की भयावह शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद उनका जो भी स्वाभिमान था वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। एक समय उन्हें अपने द्वारा परिष्कृत किए गए श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले दानव कोर पर गर्व था।
लेकिन उस लड़ाई में वे बिल्कुल भी योगदान नहीं दे पाए थे। लू किंग की विस्फोटक प्रतिक्रिया के कारण ही वे बच पाए थे। एक नवजात आत्मा के साधक के सामने उनकी शक्ति वास्तव में नगण्य थी। लू किंग ने शून्य उड़ने वाली नाव में प्रयुक्त आत्मा पत्थर को एक नए निम्न श्रेणी के पत्थर से बदल दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन भीतर ही भीतर उसने उस तारा में अंतरिक्ष क्षेत्र के निर्देशांकों को अपनी स्मृति में अंकित कर लिया था। बिना पलटवार किए मार खाना लू किंग के स्वभाव में नहीं था। हालांकि उसकी साधना का स्तर अभी भी कम था और वह अपमानित होकर भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। भविष्य में जब वह नवजात आत्मा के क्षेत्र में पहुंच जाएगा तो वह निश्चित रूप से वापस आएगा और उस रहस्यमय नवजात आत्मा के साधक से अपना हिसाब चुकता करेगा। इसके बाद के दिनों में लू किंग कहीं अधिक सतर्क हो गई। जब वह छोटी दुनियाओं के पास से गुजरता था तो वह सीधे उनके पास जाने की बजाय लंबा रास्ता लेना पसंद करता था। इसके बावजूद उन्हें रास्ते में कई संकटों का सामना करना पड़ा। कुछ दुनियाओं में नवजात आत्मा के साधकों ने उन्हें खोज निकाला और समूह को रोकने का प्रयास किया। सौभाग्यवश शून्य उड़ने वाली नाव के गहन रहस्यों और लू किंग की निरंतर सतर्कता के कारण वे हर बार खतरे से बचने में सक्षम रहे। अक्सर नवजात आत्मा के साधकों के कुछ करने से पहले ही स्थानिक यात्रा के माध्यम से बच निकलने में कामयाब रहे। इस तरह वे एक के बाद एक जानलेवा मुठभेड़ों से बाल बाल बचते रहे। 5 और साल बीत गए। एक दिन लू किंग ने शून्य उड़ने वाली नाव को रोक दिया और तारों भरे आकाश में मंडराने लगी। आगे बढ़ना बंद कर दिया। आह किंग, क्या हुआ? आंखें बंद करके ध्यान कर रहे श्याओ यान और वुक्सिंग गड़बड़ी महसूस होने पर जाग गए। हम पहुंच गए हैं, लू किंग ने उत्तर दिया। NWellfire.net। आखिरकार हम पहुंच ही गए। श्याओ ली और वुक्सिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। 5 साल से अधिक समय तक वे हर दिन वर्ल्ड फ्लाइंग बोट के अंदर ही रहे। खेती करने के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। साधना करते समय भी वे बहुत गहरी समाधि में जाने का साहस नहीं करते थे, इस डर से कि यदि कोई खतरा आ जाए तो वे समय पर जाग नहीं पाएंगे। अब ये सुनकर कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, दोनों छोटे बच्चे उत्साह से चमक उठे। वे आगे देखने के लिए उड़ने वाली नाव के अगले हिस्से की ओर दौड़े और अगले ही पल वे पूरी तरह से अचंभित रह गए। उनके सामने एक विशाल और असीम दुनिया शून्य में तैर रही थी। इसके चारों ओर 5 छोटे संसार घूमते थे, मानो संरक्षक उस विशाल साम्राज्य की परिक्रमा कर रहे हों। इस दुनिया से निकलने वाली भव्यता ने शियाओ ली और वुक्सिंग को अंदर तक झकझोर दिया। दोनों छोटे बच्चे इस दृश्य को देखकर बस देखते रह गए, सन्नाटे में डूब गए। लू किंग की आत्मा भी गहराई तक झकझोर रह गई। 5 साल से अधिक की कठिन यात्रा और अनगिनत चुनौतियों के बाद वे आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। एक ऐसी दुनिया जो इतनी विशाल है। उसी क्षण लू किंग के बगल में एक आध्यात्मिक आकृति प्रकट हुई जो विस्मय से आगे की ओर देख रही थी। ये यान था जो लंबे समय से ली हुआ कड़ाही के अंदर एकांत में साधना कर रहा था। यान को भी अंदर ही अंदर बहुत गहरा सदमा लगा। उनके सामने की दुनिया वास्तव में विशाल थी। इसकी दीप्ति अनंत तक फैली हुई थी। इसकी तुलना में उनका ग्रह एक तारे के एक छोटे से कण के समान महत्वहीन था। आह किंग, सामने दिख रही वह विशाल दुनिया, क्या वही हमारी मंजिल है? जियाओ ली आखिरकार होश में आया और उत्साह से भरकर पूछा। हाँ, हम उसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, तियान्युआन की महान दुनिया। लू किंग ने सिर हिलाया। लेकिन प्रवेश करने से पहले हमें कुछ तैयारियां करनी होंगी। दरअसल लू किंग का गंतव्य हमेशा से तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड ही था। आकाशीय मानचित्र के अनुसार यह महान युआन अमर क्षेत्र के भीतर स्थित 5 सबसे शक्तिशाली महान दुनियाओं में से एक था। यह उनकी मातृभूमि के सबसे नजदीक स्थित विशाल दुनिया भी थी। उन्होंने बाहरी शून्य में एक गिरा हुआ उल्कापिंड पाया और उस पर वर्ल्ड फ्लाइंग बोट को उतारा। फिर पोत को पूरी तरह से छिपाने के लिए छलावरण संरचनाओं को सक्रिय किया। 5 साल से अधिक समय तक लू किंग ने अपना पूरा ध्यान उड़ने वाली नाव को चलाने पर केंद्रित किया था। विशेषकर उस रहस्यमय नवजात आत्मा साधक द्वारा किए गए पहले हमले के बाद उसने एक पल के लिए भी अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की थी। साधना करने का प्रयास करना तो दूर की बात है, उन्हें डर था कि कोई भी अप्रत्याशित घटना उन्हें प्रतिक्रिया देने में बहुत धीमा कर सकती है। इतने वर्षों के बाद विभिन्न अद्भुत कलाकृतियों और आत्मा ताबीज के समर्थन के बावजूद उनकी आध्यात्मिक चेतना थक चुकी थी। इसलिए अब उन्होंने दोबारा रवाना होने से पहले कुछ दिनों तक आराम करने और खुद को सर्वश्रेष्ठ स्थिति में वापस लाने का इरादा किया। उड़ने वाली नाव के पूरी तरह से छिप जाने के बाद लू किंग ने हाथ में एक आध्यात्मिक पत्थर लिया और पुनर्स्थापना के लिए गहरी ध्यान अवस्था में प्रवेश किया। शाओ ली और वुक्सिंग स्थिति की आवश्यकता को समझते हुए कर्तव्यनिष्ठा से उसके दोनों ओर बैठ गए और किसी भी प्रकार की बाधा से उसकी रक्षा करने के लिए तैयार थे। कुछ दिनों बाद आध्यात्मिक पत्थर में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई। लू किंग ने अपनी आंखें खोलीं, जिनमें दिव्य प्रकाश झिलमिला रहा था। कई दिनों तक स्वस्थ रहने के बाद उनकी स्थिति फिर से अपने चरम पर पहुंच गई थी। दरअसल वह महसूस कर सकता था कि आध्यात्मिक साधना के इन 5 वर्षों के बाद उसकी आत्मिक शक्ति अधिक परिष्कृत और लचीली हो गई थी। भौहों के एक क्यू पॉइंट के भीतर सोल टेलिस्मान हल्की रोशनी से जगमगा रहा था, जो एक संभावित सफलता का संकेत दे रहा था। ये जानकर लू किंग खुशी से भर उठी। जब से उसका आत्मा तावीज यांग तावीज के स्तर तक पहुंचा था, तब से पृथ्वी आत्मा मोती के पोषण से उसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी।
फिर भी कोई गुणात्मक छलांग नहीं लगी थी। यहाँ तक कि उस दिव्य आपदा ने भी, जिसने उसे स्वर्णिम मूल क्षेत्र तक पहुँचाया था, कोई और परिवर्तन नहीं किया। दिव्य रून संप्रदाय के विरासत अभिलेखों के अनुसार एक आत्मा ताबीज को आमतौर पर अपने यिन स्वभाव को शुद्ध करने और यांग ताबीज चरण में विकसित होने के लिए संकटकालीन बिजली के परीक्षण से गुजरना पड़ता है। यह क्षेत्र आमतौर पर केवल गोल्डन कोर चरण में ही सुलभ हो पाता था। फिर भी लू किंग एक दुर्लभ अपवाद था, जिसने जन्मजात क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने से पहले ही स्वर्गीय आपदा को जन्म दिया, जिससे उसने अपनी आत्मा शक्ति को पहले से ही परिष्कृत कर लिया। उस समय उसका क्षेत्र उस सीमा तक पहुंच चुका था, लेकिन उसकी आत्मा शक्ति में कमी थी, जिससे ताबीज अपनी पूरी शक्ति को उजागर करने में असमर्थ था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने और अपने गोल्डन कोर का निर्माण करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे आत्मा शक्ति में मौजूद कमी की भरपाई कर ली, लेकिन फिर भी ताबीज में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ था। अब 5 साल के कठिन मानसिक अनुशासन के बाद वह आखिरकार फिर से उस सफलता को महसूस कर रहा था। एक बार जब मैं इस बार आगे बढ़ जाऊंगा तो मैं यांग ताबीज क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच जाऊंगा। चाहे मैं ताबीज का उपयोग करूं या संरचनाएं बनाऊं, उनकी शक्ति में बहुत वृद्धि होगी। लू किंग ने प्रसन्नतापूर्वक सोचा। आत्मशक्ति का संवर्धन आध्यात्मिक ऊर्जा के संवर्धन की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने से इसमें सुधार नहीं हो सकता था। लू किंग ने गोल्डन कोर हासिल करने से कहीं पहले यांग ताबीज की अवस्था प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसके बाद आध्यात्मिक ऊर्जा में उनकी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ी। यदि उनकी मातृभूमि की सीमित आध्यात्मिक ऊर्जा न होती तो शायद वह पहले ही गोल्डन कोर के चौथे या यहाँ तक कि 5वें रूपांतरण तक पहुंच चुके होते। फिर भी मानसिक परिष्करण के इस दौर ने उन्हें आत्मिक शक्ति को विकसित करने के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की थी। हो सकता है भविष्य में वह इसे विकास के एक नए मार्ग के रूप में विकसित कर सके। बिल्कुल सही समय पर उसने सोचा, दिव्य रून संप्रदाय से प्राप्त विरासत मेरे वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त नहीं है। तियान्युआन महान लोक में प्रवेश करने के बाद मुझे आत्मा शक्ति साधना पर केंद्रित एक नई विरासत की तलाश करनी होगी। जेड ट्रांसफॉर्मेशन चैम्बर से उसे जो विरासत मिली थी वह हमेशा से अधूरी ही थी। अधिक से अधिक ये केवल गोल्डन कोर दायरे तक की साधना का समर्थन कर सकता है, अर्थात यांग ताबीज चरण तक। इसके अलावा और कोई सामग्री नहीं थी। ये भी एक कारण था कि यांग ताबीजम चरण तक पहुंचने के बाद उनके आत्मा ताबीजम की प्रगति इतनी धीमी रही थी। इस प्रकार तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड में प्रवेश करने के बाद लू किंग का पूरा इरादा आत्मा शक्ति साधना से संबंधित एक अधिक संपूर्ण विरासत की तलाश करना था। हालांकि प्रवेश करने से पहले उन्हें अभी भी कुछ अंतिम तैयारियां करनी थीं। इस विचार के साथ ही लू किंग की चेतना में बदलाव आया और वह ली हुआओ कड़ाही में प्रवेश कर गया। अध्याय 516 मैं सब कुछ देख सकता हूँ मालिक। जैसे ही लू किंग की चेतना ली हुआओ कड़ाही में प्रवेश कर गई, यान तुरंत आगे आ गई। जब से लू किंग ने गोल्डन कोर दायरे में कदम रखा था, यान ने धीरे धीरे उसके प्रति अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया था। अंततः वह लू किंग को मास्टर कहकर भी पुकारने लगा। लू किंग को पहले तो ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन यान के आग्रह को देखते हुए उसने अंततः इसे स्वीकार कर लिया। उस राक्षसी साधक का क्या हुआ? लू किंग ने पूछा। वह सो रहा है। इन वर्षों में वह शैतान बच्चा ज्यादातर समय सोता ही रहा है, क्योंकि उसके पास दिव्य दानव ऊर्जा की कमी है। खपत कम करने के लिए वह निष्क्रिय रहता है, यान ने उत्तर दिया। मैं समझ गई। लू किंग ने हल्के से सिर हिलाया। लू किंग ने जानबूझकर राक्षसी ऊर्जा की कमी का इंतजाम किया था। वह उस व्यक्ति के प्रति हमेशा से ही गहरी आशंका रखता था। हालांकि उसने गुलामी की आत्मा की छाप बो दी थी, लेकिन वह स्थिति नहीं बदली थी। इस प्रकार इन सभी वर्षों में उसने राक्षसी साधक को केवल कभी कभार ही राक्षसी ऊर्जा का एक अंश दिया था, बस इतना ही कि उसका सार नष्ट न हो जाए। उसने कभी भी इसे वास्तविक शक्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी थी। एक विचार के साथ ही लू किंग के हाथ में प्रकाश का एक गोला प्रकट हुआ, जिसके भीतर एक काला पड़ा हुआ हाथ लिपटा हुआ था। उसी समय उसने आध्यात्मिक कलाकृति के स्थान के कोने में सिकुड़कर सो रहे राक्षसी साधक को अपने पास बुला लिया। वहां कौन जाएगा? अचानक हुए इस बदलाव से चौंककर वह राक्षसी साधक तुरंत जाग गया, लेकिन लू किंग को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। गुरुजी, मुझे याद है आपने कहा था कि आप तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड से हैं और एक समय ब्लैक स्काई डेमन सॉवरिन के अधीन 108 दानव जनरलों में से एक थे। लू किंग ने औपचारिकताओं की परवाह नहीं की और सीधे मुद्दे पर आ गई। राक्षसी साधक कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ गुरुजी। जहाँ तक मुझे याद है, अपने पिछले जन्म में मैं वास्तव में राक्षस सम्राट के अधीन राक्षस सेनापतियों में से एक था। तो फिर आपको तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, है ना? लू किंग ने आगे कहा। हाँ मास्टर। हालांकि लू किंग को अचानक तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड में दिलचस्पी क्यों हो रही थी, इस बात को लेकर वह थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उस दानवी साधक ने इसे अपनी योग्यता साबित करने का एक दुर्लभ अवसर समझा और तुरंत जवाब दिया। पुनर्जन्म और गर्भ के रहस्यों के कारण मैंने कुछ यादें खो दी हैं, फिर भी मुझे तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड से संबंधित अधिकांश बातें याद हैं। अच्छा, तो मुझे तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड के बारे में वह सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो, विशेषकर प्रमुख शक्तियों का वितरण और एक बाहरी व्यक्ति इसमें कैसे प्रवेश कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है गुरुजी तियान्युआन महान लोक में प्रवेश करने का इरादा रखते हैं? लू किंग के शब्दों को सुनकर राक्षसी साधक का हृदय सदमे से कांप उठा। उसने इस संभावना पर विचार किया, लेकिन फिर भी इस पर विश्वास करना मुश्किल पाया।
आखिरकार तियान्युआन का विशाल संसार उस छोटे से दूरस्थ संसार से बहुत दूर था जहां से लू किंग की उत्पत्ति हुई थी। ये ज्यादा देर तक सोया नहीं था, तो लू किंग अचानक तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड के पास कैसे पहुंच सकता था। लेकिन सदमे के बावजूद उस राक्षसी साधक ने जरा भी संकोच करने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहना शुरू किया, तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड। ग्रेट युआन अमर डोमेन के सबसे शक्तिशाली संसारों में से एक है। राक्षसी साधक के स्पष्टीकरण की बदौलत लू किंग को धीरे धीरे इस विशाल दुनिया की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त होने लगी। इसके विवरण के अनुसार महान युआन अमर साम्राज्य कभी महान युआन अमर राजवंश का क्षेत्र हुआ करता था। तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड उस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली ग्रहों में से एक था और अमर राजवंश के नियंत्रण में था। लेकिन 1 लाख साल से भी अधिक समय पहले इस क्षेत्र में एक भीषण उथल पुथल मच गई, जिसके कारण महान युआन अमर राजवंश का पतन हो गया। दुनिया के कई सबसे शक्तिशाली देशों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर अपनी खुद की शासन व्यवस्था स्थापित की और अब वे राजवंश के अधीन नहीं रहे। तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड ऐसी ही एक दुनिया थी, लेकिन आजादी मिलने के बाद भी स्थिति शांतिपूर्ण नहीं थी। कई गुटों ने दुनिया पर नियंत्रण पाने के लिए होड़ लगाए, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर संघर्ष छिड़ गया। सबसे तीव्र प्रतिद्वंद्विता धर्मी मार्ग और राक्षसी मार्ग के बीच थी। अंततः दोनों ताकतें गतिरोध की स्थिति में पहुंच गईं। कोई भी दूसरी पर विजय प्राप्त करने में सक्षम नहीं थी। उस समय धर्मात्मा साधकों द्वारा मेरा पीछा किया जा रहा था और मुझे भागने के लिए स्वर्गीय दानव की पुनर्जन्म तकनीक का उपयोग करना पड़ा। उस समय दोनों पक्ष बराबरी पर थे। दानव सम्राटों और धर्मी मार्ग के शीर्ष नवोदित आत्मा साधकों ने एक नाजुक संतुलन बनाए रखा और वे शायद ही कभी कोई कदम उठाते थे, लेकिन मध्य और निचले स्तरों के बीच संघर्ष निरंतर बना रहता था। मुझे स्वयं एक गुप्त क्षेत्र अभियान के दौरान घात लगाकर हमला किया गया और मुझे अपना शरीर त्यागने और स्वर्गीय दानव शरीर पृथक्करण तकनीक का उपयोग करके पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। मध्यम और निम्न स्तर। लू किंग ने सोचा, फिर पूछा, क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप नवजात आत्मा क्षेत्र के राक्षसी साधक हैं? नवजात आत्मा साधकों को भी मध्य स्तर का माना जाता है। बिल्कुल सही। महान युआन अमर क्षेत्र में केवल 7 विपत्तियों और उससे ऊपर के स्तर के नवजात आत्मा साधकों को ही शीर्ष श्रेणी का माना जाता है। उस समय में नवजात आत्मा क्षेत्र की पहली परीक्षा में ही था और दानव सम्राट के अधीन 108 दानव जनरलों में मेरा स्थान काफी निम्न था। ये सुनकर लू किंग का दिल कांप उठा। उसकी अपनी दुनिया में एक अकेला नवजात आत्मा साधक ही एक ऐसा व्यक्ति होता जो पूरे संप्रदाय का नेतृत्व कर सकता था। लेकिन तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड में एक नवजात आत्मा वाला एक विपदा का साधक भी केवल मध्य स्तर का ही था, और जिस दानव सम्राट के अधीन उस दानव साधक ने सेवा की थी उसके पास 108 दानव सेनापति थे, जिनमें से प्रत्येक नवजात आत्मा क्षेत्र में था। तो फिर उनके अधीन कितने गोल्डन कोर और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के साधक होने चाहिए? और ये तो सिर्फ एक दानव सम्राट की शक्ति थी। ये कल्पना से परे था कि संपूर्ण तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड में कितने नवजात आत्मा के साधक मौजूद थे। तो यह एक शीर्ष स्तरीय महान दुनिया की नींव है। इसकी तुलना में मेरी दुनिया वास्तव में धूल के एक कण जितनी ही महत्वहीन है। लू किंग बुरी तरह हिल गई और आखिरकार उसे समझ में आया कि किसी दुनिया के पास गहरी विरासत होने का क्या मतलब होता है। वह इस बात पर भी विचार करने लगा कि महान युआन अमर राजवंश किस प्रकार की शक्ति रहा होगा, जिसने एक समय में इतने सारे शीर्ष स्तरीय महान लोगों पर शासन किया था। अच्छा हुआ कि मैंने वह जगह छोड़ दी। अगर मैं अपने गृह देश में ही रहता तो सचमुच एक कुएं के तल में पड़ा मेढक होता। अपने विचारों को शांत करने के बाद लू किंग ने फिर पूछा, तो अगर मैं तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड में प्रवेश करना चाहता हूँ तो मुझे ये कैसे करना चाहिए? जब उसने पहली बार तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड की असीम भव्यता को देखा तो वह समझ गया था। स्मॉल वर्ल्ड में उसने जिस तरह वर्ल्ड फ्लाइंग बोट का इस्तेमाल किया था, उसी तरह से यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश करना असंभव था। उसकी वर्तमान साधना के स्तर के साथ वह जिस शून्य उड़ने वाली नाव को नियंत्रित कर सकता है, वह दुनिया की झिल्ली को भी भेदने में सक्षम नहीं होगी। उसे किसी अन्य विधि की आवश्यकता होगी। जैसा कि उम्मीद थी, अगले ही पल उस राक्षसी साधक ने सीधा जवाब दे दिया, प्रत्येक महान दुनिया अपने आप में पूर्ण है, जिसमें एक शक्तिशाली विश्व झिल्ली है जो लगभग सभी स्थानिक दिव्य क्षमताओं और कलाकृतियों को अवरुद्ध करती है। यहाँ तक कि शीर्ष स्तर के नवजात आत्मा साधकों को भी प्रवेश पाने में कठिनाई होती है। बाहरी लोगों के लिए तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से आसपास के 5 छोटे संसारों में से किसी एक के माध्यम से है। मेरे समय में तियान्युआन के चारों ओर स्थित 5 छोटे संसार इस प्रकार विभाजित थे। धार्मिक मार्ग के पास 2 थे, राक्षसी मार्ग के पास 2 थे और शेष एक पर याओ कबीले के गठबंधन का नियंत्रण था। गर्भ के रहस्यों को सुझाने और तियान्युआन महान दुनिया से भागने से पहले मैं कई वर्षों तक सोया रहा और कई बार पुनर्जन्म लिया। मुझे नहीं पता कि तब से सत्ता संतुलन में कोई बदलाव आया है या नहीं। लू किंग को तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड के चारों ओर धीरे धीरे परिक्रमा करते हुए 5 छोटे संसार याद आए जिन्हें उसने पहले देखा था। प्रत्येक से एक अलग ही आभा निकल रही थी। दोनों से एक धार्मिक और प्रभावशाली व्यक्तित्व का आभास होता था। उनके ठीक सामने बाकी दोनों से एक ठंडी दबंग आभा निकल रही थी, जिससे वह सहज रूप से असहज महसूस कर रहा था। आखिरी वाले में भयावह ऊर्जा और जंगली अनियंत्रित स्वतंत्रता का मिश्रण था। यह वही वस्तु होनी चाहिए जो याओ वंश के पास हो। स्पष्टतः राक्षसी साधक की अनुपस्थिति के दौरान तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड की स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। तो जैसे ही हम किसी एक छोटे संसार में प्रवेश करते हैं और फिर टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करते हैं, हम तियान्युआन महान संसार में प्रवेश कर पाएंगे। सही है ना?
लू किंग ने सिर हिलाते हुए पूछा। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब उस राक्षसी साधक ने अपना सिर हिलाया। बेशक यह इतना आसान नहीं है। तियान्युआन का विशाल संसार अतुलनीय रूप से विशाल और शक्तिशाली है। इसकी विश्व शक्ति इतनी अपार है कि इसकी कल्पना करना भी असंभव है। इसके भीतर अनंत अवसर और असीम रहस्य छिपे हुए हैं। यहाँ तक कि संसार में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा में भी अनेक अद्भुत गुण होते हैं जो निम्न लोकों में पाई जाने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ऐसा भव्य संसार वास्तव में अनगिनत साधकों द्वारा साधना के लिए खोजी जाने वाली एक पवित्र भूमि है और स्वाभाविक रूप से किसी पवित्र भूमि में इतनी आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता है। तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले बाहरी लोगों के लिए आमतौर पर दो तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि प्रवेश करने और उसमें रहने का अधिकार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान किया जाए। दूसरा विकल्प तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड के भीतर स्थित किसी एक गुट में स्वीकार किया जाना है, चाहे बाहरी शिष्य के रूप में हो या किसी संप्रदाय के अतिथि वरिष्ठ के रूप में। दोनों ही स्थितियां महान दुनिया में प्रवेश दिलाती हैं, लेकिन अतिथि बुजुर्ग बनना कोई आसान काम नहीं है। कुछ छोटे संप्रदायों के लिए भी कम से कम गोल्डन कोर दायरे की साधना का होना आवश्यक है। अच्छा ऐसा है। स्पष्टीकरण सुनने के बाद लू किंग को अंततः एहसास हुआ कि उसके पहले के विचार कुछ हद तक भोलेपन भरे थे। सचमुच इतनी गहन दुनिया तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता था। अगर यह इतना आसान होता तो निम्न और मध्यम स्तर के साधक बहुत पहले ही भाग्य और अवसरों की तलाश में उमड़ पड़े होते। ऐसे में तियान्युआन महान जगत की मूल शक्तियां इस तरह के अतिक्रमण को कैसे सहन कर सकती हैं? ऐसा लगता है कि मुझे पहले किसी एक छोटी दुनिया में बसना होगा और वहीं से बड़ी दुनिया में प्रवेश करने का अवसर तलाशना होगा। लू किंग के पास शुरू में ज्यादा स्पिरिट स्टोन नहीं थे और उसने यहाँ तक कि अपनी यात्रा के दौरान और भी ज्यादा खर्च कर दिए थे। फिलहाल उसके पास इतने कम स्पिरिट स्टोन बचे थे कि वह उन्हें अपनी उंगलियों पर गिन सकता था। स्पष्टतः ये तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड में प्रवेश शुल्क चुकाने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होगा। फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, समाधान खोजने से पहले उसे संपर्क स्थापित करना ही होगा। इसके बाद लू किंग ने उस राक्षसी साधक से लघु लोकों में प्रवेश करने के तरीके के बारे में और भी कई विवरण पूछे। सब कुछ अच्छी तरह समझ लेने के बाद ही उसने अपना काला हाथ बाहर फेंका। इस बार तुमने अच्छा किया है। इस शैतानी हाथ से ही तुम्हें इनाम मिलेगा। गुरु आपका धन्यवाद। उस राक्षसी साधक ने अत्यंत प्रसन्नता से हाथ पकड़ लिया। इन सभी वर्षों में लू किंग ने ली हुआओ के कड़ाहे में शायद ही कभी प्रवेश किया था, जिससे राक्षसी साधक को राक्षसी ऊर्जा का अनुरोध करने के बहुत कम अवसर मिले थे। इसके अलावा यान उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और निश्चित रूप से उसकी ओर से कोई संदेश नहीं पहुंचाता था। परिणामस्वरूप उस राक्षसी साधक ने काफी दयनीय समय बिताया और अपनी मूल ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए पूरी तरह से नींद पर निर्भर रहा। अब जब उसने अपने पूर्व शरीर से यह हाथ वापस पा लिया था तो वह अंततः अपने आप को कुछ उचित राक्षसी ऊर्जा से पुनः भर सकता था। नवीनतम अध्याय n0way.fire.net पर पढ़ें। राक्षसी शरीर का हाथ सौंपने के बाद लू किंग ने राक्षसी साधक पर और ध्यान नहीं दिया और ली हुआओ कड़ाही से अपनी चेतना वापस निकालकर अपने भौतिक शरीर में लौट आया। आंखें खोलते ही उसने देखा कि शियाओली और वुक्सिंग दोनों उत्सुक भावों से उसे घूर रहे थे। ए किंग, तुम जाग गए। क्या हम अब चल सकते हैं? शियाओली ने उसे हिलते डुलते देखकर तुरंत पूछा। बस थोड़ा सा बाकी है। थोड़ी और तैयारी के बाद हम रवाना हो सकते हैं। अगले 2 दिनों में लू किंग ने पूरी तैयारी की। उसके बाद ही उसने शून्य उड़ने वाली नाव को आगे की विशाल दुनिया की ओर मोड़ा। हालांकि तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड देखने में बहुत करीब लग रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह अभी भी उनसे काफी दूर था। अगले कुछ समय में लू किंग ने वर्ल्ड फ्लाइंग बोट को अपने ग्रह की सीमा से 100 गुना अधिक गति से चलाया। 10 दिनों से अधिक समय बीतने के बाद वे अंततः एक छोटे ग्रह के पास पहुंचे। जैसे जैसे वे पास आते गए, तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड से निकलने वाली शक्ति और भी अधिक गहन और जबरदस्त होती गई। जब वे छोटे ग्रहों में से एक के पास पहुंचे तो लू किंग ने देखा कि उसकी सीमाओं के परे एक विशाल भूभाग तैर रहा था, जो कम से कम उसके ग्रह के एक प्रांत के आकार का था। यह एक चमकदार प्रकाश से घिरा हुआ था और धुंध के बीच से वह भीतर कई भव्य इमारतों को देख सकता था। ये तारों भरे आकाश में तैरता हुआ एक विशाल शहर था। तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड की परिक्रमा करने वाले 5 छोटे संसार अनिवार्य रूप से 5 प्रवेश द्वार हैं। केवल उन द्वारों के भीतर स्थित टेलीपोर्टेशन प्रणालियों का उपयोग करके ही कोई औपचारिक रूप से तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड में प्रवेश कर सकता है। लेकिन उन छोटी दुनियाओं में प्रवेश करना भी इतना आसान नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति को अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए छोटे संसार के ऊपर स्थित तारा में आकाश शहर में निरीक्षण और जांच से गुजरना होगा। लू किंग को राक्षसी साधक के शब्द याद आ रहे थे। जैसे जैसे उसने शून्य उड़ने वाली नाव की गति धीमी की और उसे आगे स्थित महान शहर की ओर स्थिर रूप से ले जाने लगा, उसने जिस एक को चुना था वह स्वाभाविक रूप से तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड के भीतर स्थित राइटियस पाथ एलायंस द्वारा नियंत्रित 2 छोटे संसारों में से एक था। आखिरकार उसने जिन तकनीकों का विकास किया वे सभी उचित धार्मिक मार्ग की विधियां थीं। अगर वह राक्षसी साधकों द्वारा नियंत्रित लघु लोकों में से किसी एक में जाता तो कौन जानता कि किस तरह की मुसीबत खड़ी हो सकती थी। जब वर्ल्ड फ्लाइंग बोट तारों भरे आकाश नगरी के भव्य द्वारों के पास पहुंची, अचानक द्वार से चमकदार सफेद रंग की प्रकाश की एक किरण निकली और उड़ती हुई नाव की ओर जा टकराई। लू किंग घबराया नहीं और उसने उसे जहाज को पूरी तरह से घेरने दिया। वह जानता था कि शहर में प्रवेश करने के लिए यह एक आवश्यक प्रक्रिया थी। इस प्रकाश चित्र में किसी प्रकार की शत्रुता नहीं थी। इसका उद्देश्य ये पता लगाना था कि क्या उड़ने वाली नौक कोई राक्षसी कलाकृति थी
कुछ देर स्कैन करने के बाद निश्चित रूप से फॉर्मेशन लाइट धीरे धीरे कम हो गई। उसी समय शहर के द्वार पर बने सुरक्षा अवरोध में एक दरार दिखाई दी, जिससे वॉर्ड फ्लाइंग बोट को गुजरने का रास्ता मिल गया। लू किंग ने नाव को खुले स्थान से होते हुए शहर के द्वार के सामने उतारा। वह शियाओली और वुक्सिंग के साथ जहाज से उतरा और फिर उड़ने वाली नाव को एक तरफ रख दिया। तभी वह दोनों छोटे बच्चों को द्वार की ओर ले गया। साथ ही दाववादियों, आपने बहुत दूर का सफर तय किया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ से हैं और आपको किस तरह संबोधित किया जाना चाहिए? द्वार पर एक मेज और कुर्सी के पीछे एक मोटा ताजा बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने लू किंग का मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, लेकिन लू किंग को यह महसूस हो रहा था कि उस बूढ़े व्यक्ति की आभा समुद्र जितनी गहरी थी। अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं का उपयोग किए बिना वह उस व्यक्ति की साधना को बिल्कुल भी नहीं समझ सका। उसी क्षण लू किंग समझ गई, वह व्यक्ति निश्चित रूप से नवजात आत्मा साधक या उससे ऊपर का होगा। उसने लापरवाही करने का साहस नहीं किया और तुरंत आदरपूर्वक सिर झुकाया। ये जूनियर लू किंग है, जो एक दूरस्थ और साधारण दुनिया से है। ये दोनों मेरे प्यारे हैं। नमस्कार सीनियर। नमस्कार सीनियर। शियाओली और वुक्सिंग कुछ घबराए हुए ने भी अभिवादन में सिर झुकाया। उन्हें इस बात का हल्का फुल्का अंदाजा हो गया था कि उनके सामने खड़ा बुजुर्ग व्यक्ति वास्तव में कितना भयानक था। अध्याय 517। तो आप साथी दाववादी लू किंग हैं? बुरा नहीं। प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन या एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन है। आपके ये दोनों आत्मा पालतू जानवर दानव कोर चरण में हैं, इन्हें भी भुगतान करना होगा। क्या आप निम्न गुणवत्ता वाले पत्थरों से भुगतान कर रहे हैं या मध्यम गुणवत्ता वाले पत्थरों से? थोड़ा मोटा दिखने वाला बूढ़ा आदमी बोलते समय मुस्कुराया। फिर भी उन्होंने लू किंग के जन्मस्थान के नाम के बारे में और अधिक पूछताछ नहीं की। न ही उन्होंने तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड में आने का कारण पूछा। ये कनिष्ठ छात्र मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से भुगतान करेगा। प्रवेश शुल्क के लिए 3 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता सुनकर ही लू किंग का दिल दुख से भर गया। इतनी लंबी और कठिन यात्रा के बाद उसके पास बहुत कम स्पिरिट स्टोन बचे थे। उसके निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर बहुत पहले ही गायब हो चुके थे और केवल कुछ ही मध्यम श्रेणी के पत्थर बचे थे। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि शहर में प्रवेश करने के लिए भी उसे 3 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खर्च करने पड़ेंगे। फिर भी अपने दिल में दर्द होने के बावजूद लू किंग ने कुछ नहीं कहा। उसने आदरपूर्वक 3 आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उन्हें सौंप दिए। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप शियाओ कान क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करना होगा। एक बार टेलीपोर्ट करने में काफी ऊर्जा खर्च होती है। आपसे केवल एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन लेना ही बहुत सस्ता है। मोटे ताजे बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कुशलतापूर्वक आत्मा के पत्थरों को अपनी जेब में रख लिया, फिर 3 Z ताबीज निकाले। ये Z ताबीज आपके प्रवेश और टेलीपोर्टेशन के प्रमाण हैं। टेलीपोर्टेशन सरणी शहर के केंद्र में स्थित है। याद रखें, शहर के अंदर किसी भी प्रकार की लड़ाई की अनुमति नहीं है। जहाँ तक शियाओ कान क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद क्या होता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लू किंग जिस छोटी दुनिया में प्रवेश करना चाहता था उसका नाम शियाओ कान क्षेत्र था। धन्यवाद सीनियर। लू किंग ने आदरपूर्वक Z ताबीज ग्रहण किए, बूढ़े व्यक्ति को फिर से प्रणाम किया और उसके बाद ही शियाओली और वुक्सिंग को शहर में ले गया। जैसे ही उसने लू किंग की दूर जाती हुई आकृति को देखा, बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। एक साधारण दिखने वाला मध्यम श्रेणी का गोल्डन कोर, तीसरा रूपांतरण। फिर भी उसके साथ 2 डेमन कोर चरण के आत्मा जानवर हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों आध्यात्मिक जीव अपने साथ ऐसे गुप्त खजाने लिए हुए हैं जो उनकी आभा को छिपाते हैं। उनकी साधना प्रथम रूपांतरण निम्न श्रेणी के दानव कोर चरण जितनी सरल नहीं है। ये युवक, क्या वह किसी महान लोक के किसी कुलीन परिवार का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हो सकता है या शायद किसी नवजात आत्मा के शक्तिशाली वंशज का वंशज हो सकता है जो स्वयं को अत्यधिक परिपक्व बना रहा है? रिनोंग एप्सिलॉन। उसने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाया और अपनी अटकलों को समाप्त कर दिया। अब उनकी भूमिका महज एक द्वारपाल की रह गई थी। जब तक नए आने वाले लोग दूसरी तरफ से आए उन शैतानी बच्चों जैसे नहीं होते, तब तक वह उनके अतीत के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता। चाहे लू किंग किसी अन्य महान लोक के अमर संप्रदाय का शिष्य हो या किसी नवजात आत्मा साधक का प्रत्यक्ष वंशज हो, भले ही वह किसी दूसरी दुनिया का वांछित अपराधी ही क्यों न हो, इनमें से किसी भी बात का उससे कोई लेना देना नहीं था। आखिरकार एक साधारण गोल्डन कोर साधक ज्यादा परेशानी तो खड़ी नहीं कर सकता था। अगर सच में कुछ हुआ होता तो कोई और उससे निपट लेता। उसका एकमात्र कर्तव्य शहर के द्वार की रक्षा करना और प्रवेश शुल्क वसूलना था। बाकी सब उसकी चिंता दूसरों को करने दो। वैसे भी उनके पास जीने के लिए ज्यादा साल नहीं बचे थे। बेहतर यही था कि बचे हुए सालों का आनंद लिया जाए। ऐसा लगता है कि नवजात आत्मा के साधक को भी मेरे भेष को पहचानने में कठिनाई हो रही है। दूसरी ओर शहर के भीतर लू किंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। प्रवेश करने से पहले उन्होंने स्वाभाविक रूप से पूरी तैयारी कर ली थी। सबसे पहले तो उसने अपनी साधना के स्तर को छिपाया। उनका संपूर्ण स्वर्णिम हृदय बेहद रहस्यमय था। अगर इसका पता चल जाता तो कौन कह सकता था कि क्या होता। इसलिए पहुंचने से पहले ही उसने अपने परफेक्ट गोल्डन कोर की जन्मजात क्षमता को सक्रिय कर लिया था, जो निराकार और अनंत रूप से परिवर्तनशील है। उसने अपने गोल्डन कोर की शक्ति को दबाकर उसे केवल मध्यम श्रेणी के गोल्डन कोर के रूप में प्रदर्शित किया। इसी बीच उसने शियाओली और वुक्सिंग के दानव मूलों पर एक ताबीज बना दिया था। गूगल नोव IF
aya.net। ये ताबीज उनकी स्वयं की रचना थे, जो उनके परिपूर्ण स्वर्णिम मूल के निरंतर परिवर्तनशील स्वरूप से प्रेरित थे। वे भी साधना को छिपा सकते थे और आभा को बदल सकते थे। अब ये स्पष्ट हो गया था कि उसने परफेक्ट गोल्डन कोर से जो कुछ भी समझा था वह वास्तव में असाधारण था। यहाँ तक कि नैसिंग सोल के एक दिग्गज कलाकार को भी इसे समझने में कठिनाई हुई। बेशक इसका एक कारण ये भी था कि उस बूढ़े व्यक्ति ने उनकी आभाओं का पता लगाने के लिए केवल आध्यात्मिक इंद्रियों का ही उपयोग किया था। यदि उसने सीधे आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके उनके शरीरों में प्रवेश किया होता और उनके भीतर मौजूद स्वर्णिम कोर और दानव कोर की जांच की होती, लू किंग के अलावा शियाओली और वुक्सिंग के उच्च श्रेणी के दानव कोर तुरंत उजागर हो जाते। लेकिन फिर भी आध्यात्मिक शक्ति से किसी के मूल को सीधे तौर पर परखना एक बड़ा वर्जित कार्य था। कोई भी किसान इस तरह के अतिक्रमणकारी कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगा। तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड निश्चित रूप से ऐसी परंपराओं का उल्लंघन नहीं करेगा। अन्यथा एक साधारण किसान को नाराज करना एक अलग बात थी। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन वे किसी दूसरे महान लोक के शिष्य का या फिर किसी नवजात आत्मा के महाशक्तिशाली व्यक्ति का अपमान कर दें? ऐसा करना बेवजह विपत्ति को न्योता देना होगा। लू किंग ने इस बात को समझ लिया था, इसीलिए उसने शियाओली और वुक्सिंग के मूलों को गुप्त ताबीजों से चिन्हित करने का साहस किया। अगर उस बूढ़े आदमी को कुछ असामान्य महसूस भी होता तो भी शायद वह उन्हें बहुत करीब से देखने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार खेती करने वालों में से कई लोग अपनी ताकत को छुपाकर रखना और गुमनाम रहना पसंद करते थे। जब तक वे छुपकर आने वाले राक्षसी साधक नहीं थे, तब तक ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा लू किंग ने सोचा था। हालांकि बूढ़े आदमी ने कुछ देखा, फिर भी उसने उन्हें बिना किसी परेशानी के जाने दिया। पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अब अगला चरण टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से छोटी दुनिया में प्रवेश करना है। लू किंग अपने हाथ में मौजूद जेड ताबीज से खेल रहा था। ये ताबीज न केवल प्रवेश का प्रमाण था, बल्कि शियाओ कांग क्षेत्र में प्रवेश का पास भी था। स्टारी स्काई सिटी अतुलनीय रूप से भव्य थी, लेकिन लू किंग वहां ज्यादा देर नहीं रुकी। अंदर प्रवेश करने के बाद वह शियाओली और वुक्सिंग को सीधे शहर के केंद्र में ले गया। थोड़ी ही देर में वे वहां पहुंच गए। वहां एक विशाल जेड पत्थर का चबूतरा खड़ा था, जिस पर रहस्यमय प्रतीकों को उकेर कर एक विशाल आकृति बनाई गई थी। जेड प्लेटफॉर्म के सामने 1 दर्जन से अधिक लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। सभी प्रभावशाली आभा बिखेर रहे थे, कुछ युवा साधकों को छोड़कर, जो जाहिर तौर पर अपने बड़ों के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। उनमें से अधिकांश कम से कम गोल्डन कोर स्तर के साधक थे। लू किंग ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को भी देखा, जिसकी उपस्थिति पहाड़ जितनी गहरी और खाई जितनी विशाल थी। उससे खतरे का तीव्र आभास होता था। लू किंग का दिल कस गया। यह आदमी भी नवजात आत्मा का महाशक्तिशाली प्राणी होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से लू किंग के आगमन ने अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। शुरू में ये देखते हुए कि वह केवल तीसरे रूपांतरण का मध्यम श्रेणी का गोल्डन कोर साधक था, उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने उसकी बाहों में नन्ही शियाओली और उसके कंधे पर आराम करते हुए वुक्सिंग को देखा, तो उनके भाव थोड़े बदल गए। आखिरकार गोल्डन कोर चरण में स्पिरिट पैट्स दुर्लभ थे, विशेष रूप से उस व्यक्ति के लिए जिसकी साधना का स्तर उच्च नहीं प्रतीत होता था। फिर भी वह 2 स्वर्ण कोर आत्मा पशुओं को धारण करने में सक्षम था। स्पष्ट रूप से उसकी पृष्ठभूमि असाधारण थी। फिर भी किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसे गौर से देखने के बाद वे अपने अपने काम में वापस लग गए। जेड के चबूतरे पर खड़ा, अलंकृत कवच पहने और गोल्डन कोर का अभ्यास करने वाला युवक ही था जिसने पुकार लगाए, क्या आप भी शियाओ कांग क्षेत्र में प्रवेश करने आए हैं? आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। ये तंत्र तभी सक्रिय होता है जब 30 लोग एकत्रित होते हैं। इधर उधर पूछताछ करने के बाद लू किंग को पता चला कि स्टारी स्काई सिटी में स्थित यह टेलीपोर्टेशन एरे स्वेच्छा से सक्रिय नहीं हुआ था। कम से कम 30 लोगों को इकट्ठा होना पड़ता था, तभी इसका एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। लू किंग ने इस व्यवस्था को समझ लिया और स्वीकार कर लिया। टेलीपोर्टेशन एरे को हर बार सक्रिय करने पर बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे केवल 1 या 2 लोगों के लिए सक्रिय नहीं किया जा सकता था। अगर ऐसा होता तो उनके द्वारा भुगतान किया गया मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन शायद सरनी की परिचालन लागत को भी कवर नहीं कर पाता। ये लू किंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। वह थोड़ी देर और रुकने का बहाना ढूंढ रहा था, इसलिए कवचधारी युवक को धन्यवाद देने के बाद उसने एक शांत कोना ढूंढा, पालथी मारकर बैठ गया और चुपचाप प्रतीक्षा करते हुए अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगा। शियाओली उसकी बाहों में सिमट गई, जबकि वुक्सिंग उसके चोगे की हुड में सिमट कर बैठ गया। इस प्रकार काफी देर की शांति के बाद, यह महसूस करते हुए कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, लू किंग ने चुपचाप अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसने टेलीपोर्टेशन जेड प्लेटफॉर्म की ओर देखा, उनके भीतर उत्साह की एक झलक दिखाई दी। बेशक वह प्लेटफॉर्म को सीधे नहीं देख रहा था, बल्कि उसकी सतह पर उकेरी गई अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय रूनिक आकृति को देख रहा था। टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर बने प्रतीकों पर पहली नजर पड़ते ही उसकी आत्मा कांप उठी थी। वहां बहुत सारे शक्तिशाली साधकों की उपस्थिति के कारण ही उसने स्वयं को संयमित रखा। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि सरनी का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने का कोई कारण कैसे खोजा जाए। ये सोचना कि टेलीपोर्टेशन एरे को सक्रिय करने के लिए एक पूरे समूह की आवश्यकता होती है,
यह उनके लिए एक जबरदस्त अवसर था। दूरस्थानीकरण संरचना। लू किंग का दिल उत्साह से भर गया और उसने चुपचाप अपनी क्षमता को सक्रिय करते हुए उन रहस्यमय प्रतीकों को निहारा। कुछ ही समय में उसकी विशेष क्षमता से उत्पन्न एक समृद्ध बैंगनी प्रकाश टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म से निकला और पाठ की कई पंक्तियां दृष्टि में तैरने लगीं। दूरस्थानीकरण जेड प्लेटफॉर्म एक दूरस्थ परिवहन संरचना से युक्त एक रहस्यमय कलाकृति जो स्थानिक परिवहन में सक्षम है। दूरस्थानीकरण संरचनाओं में अंतरिक्ष के नियम शामिल होते हैं। संरचनाओं के गहन ज्ञान के बिना इन्हें समझना कठिन है। ये टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म एक दिशात्मक उपकरण है जो केवल एक निश्चित गंतव्य तक ही पहुंचा सकता है। ये टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म एक अल्प दूरी का संचार उपकरण है जिसकी संचार सीमा सीमित है। वंशानुक्रम का पता चला। क्या आप डाउनलोड और सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? अंतिम पंक्ति को देखते ही लू किंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत डाउनलोड का चयन किया। डाउनलोड हो रहा है। वर्तमान प्रगति 1%, 98%, 99%, 100%। डाउनलोड पूरा हो गया है। क्या आप सिमुलेशन करना चाहेंगे? लू किंग ने सिम्युलेट का चयन किया। सिमुलेशन जारी है। वर्तमान प्रगति 1%, 98%, 99%, 100%। सिमुलेशन पूरा हो गया है। क्या आप सीखना शुरू करना चाहेंगे? लू किंग ने चारों ओर नजर डाली और पाया कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने धीरे से शियाओली के सिर पर हाथ फेरा और आत्मा संचार संदेश भेजा। शियाओली, मेरी निगरानी में मदद करो। आसपास के माहौल पर नजर रखना। शियाओली के कान हल्के से फड़फड़ाए। इतने वर्षों के साझा अनुभव के बाद वह तुरंत समझ गई। किंग गहरी समझ की अवस्था में प्रवेश करने वाली थी। ये हिला नहीं, बल्कि आत्मा के संचार के माध्यम से अपनी स्वीकृति दर्शाने के लिए बस एक हल्की सी मम की आवाज निकाली। तभी लू किंग ने सीखें का चयन किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल अंतर्दृष्टि का सैलाब उसके मन की गहराइयों में उमड़ पड़ा। लू किंग ने कुशलतापूर्वक जानकारी प्राप्त की और उसे संसाधित किया, जिससे वह शीघ्र ही साधना की एक गहन अवस्था में प्रवेश कर गया। आधे घंटे बाद लू किंग ने विस्मय से भरी अपनी आंखें खोलीं। ये टेलीपोर्टेशन संरचना सचमुच अद्भुत है। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि यह संरचना की शक्ति के माध्यम से अंतरिक्ष के नियमों को लागू कर सकती है, जिससे स्थानिक संचरण संभव हो पाता है। लू किंग मन ही मन आश्चर्यचकित रह गई। ये समझना आवश्यक था कि अंतरिक्ष का दांव अथाह रूप से गहरा था। यहाँ तक कि नवोदित आत्मा के साधकों को भी इसके नियमों को समझने के लिए गहन अध्ययन और वर्षों के अनुभव की आवश्यकता होती थी। लेकिन इस टेलीपोर्टेशन संरचना ने ऐसी कठिनाइयों को दूर कर दिया। यदि कोई व्यक्ति संरचना को सटीक रूप से व्यवस्थित कर सके और अंतरिक्ष के नियमों से जुड़ने के लिए प्रतीकों का उपयोग कर सके, तो वह स्थानिक बल का उपयोग करके टेलीपोर्टेशन प्राप्त कर सकता है। वॉइड फ्लाइंग बोट में शून्य को पार करने की क्षमता तो है, लेकिन इसका आधे से अधिक हिस्सा इसकी अनूठी भौतिक संरचना के कारण है। इसकी आंतरिक संरचनाएं द्वितीयक हैं, लेकिन ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन, इसकी संचरण शक्ति पूरी तरह से फॉर्मेशन से ही आती है। यदि मैं इसे पूरी तरह से समझ सकूं, तो रेनिक संरचनाओं में मेरी उपलब्धियां निस्संदेह बहुत अधिक गहरी हो जाएंगी। मैं आत्मा आधारित ताबीजों में शायद औपचारिक रूप से मध्यवर्ती यांग ताबीज स्तर तक भी पहुंच जाऊं। लू किंग बेहद खुश थी। उसने पहले सोचा था कि इस तरह की उन्नत विरासतों का सामना करने से पहले उसे औपचारिक रूप से तियान्युआन महान दुनिया में प्रवेश करना होगा। शाओ कान क्षेत्र में कदम रखने से पहले भी उन्होंने इतने लाभ की उम्मीद नहीं की थी। इससे तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड में प्रवेश करने का लू किंग का दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। अपनी अनूठी क्षमता के साथ मुलाकातों और सौभाग्य से भरी वह विशाल दुनिया वास्तव में उसके लिए परम पवित्र भूमि थी। कुछ देर बाद लू किंग ने अपने मन को शांत किया और अपनी पढ़ाई में और गहराई से उतरने के लिए एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। ये टेलीपोर्टेशन संरचना असाधारण रूप से गहन थी। इससे पहले उसे जो समझ प्राप्त हुई थी वह केवल सतही थी। वह अभी भी इस विषय में पूरी तरह महारत हासिल करने से बहुत दूर था। चूंकि उसे यह नहीं पता था कि टेलीपोर्टेशन एरे को सक्रिय करने के लिए आवश्यक संख्या में लोगों को इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा, इसलिए उसने इस समय का पूरा फायदा उठाकर साधना और अध्ययन करने का फैसला किया। किंग को अभी अभी क्या समझ आया कि वह इतनी खुश हो गई। लू किंग की बाहों में सिमटी हुई शियाओली उत्सुकता से देख रही थी कि वह फिर से ध्यानमग्न हो रहा है। हालांकि लू किंग ने अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव को अच्छी तरह से छिपा लिया था, लेकिन शियाओली, जो इतनी करीब थी और जिसकी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत तेज थी, को धोखा नहीं दिया जा सकता था। लू किंग के बारे में उसकी समझ से यह स्पष्ट था कि उसने अभी अभी कुछ अविश्वसनीय बात समझ ली थी, अन्यथा वह इतना खुश नहीं होता। समय शांतिपूर्वक बीतता गया और लू किंग चुपचाप समझने की कोशिश करता रहा। उस दौरान धीरे धीरे अधिक से अधिक साधक टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म के आसपास इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग बातचीत शुरू करने या संबंध बनाने के इरादे से पास आए, लेकिन लू किंग द्वारा 2 बार विनम्रतापूर्वक इनकार करने के बाद बाकी लोग समझदारी से दूर ही रहे। इस तरह कई दिन बीत गए और अंततः जेड प्लेटफॉर्म के आसपास लोगों की संख्या 30 तक पहुंच गई। सभी लोग 30 लोग इकट्ठा हो गए हैं। अब टेलीपोर्टेशन एरे को सक्रिय किया जा सकता है। कृपया प्लेटफॉर्म के केंद्र में आ जाएं। कवचधारी युवक ने आधा दिन और इंतजार किया, और जब उसने देखा कि कोई और नहीं आया है, तो उसने समूह को संबोधित किया। ये सुनकर आसपास के सभी साधक एक एक करके उठे और चबूतरे के केंद्र की ओर चल पड़े। इस प्रक्रिया के दौरान जो लोग एक दूसरे से अपरिचित थे, उन्होंने जानबूझकर दूरी बनाए रखी।
सौभाग्यवश टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म इतना बड़ा था कि उसमें 30 लोग समा सकते थे और उनके बीच पर्याप्त जगह भी थी। लू किंग ने अपनी आंखें खोलीं और आगे बढ़ा। वह मन ही मन थोड़ा प्रसन्न था। इन कुछ दिनों में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के बारे में उनकी समझ काफी गहरी हो गई थी। एक बार जब वह पर्याप्त सामग्री जुटा लेगा तो वह स्वयं एक बिछाने में सक्षम हो जाएगा। सभी को सूचित किया जाता है कि स्थानिक बल अत्यंत शक्तिशाली होता है। सुरक्षा कवच के बावजूद भी संचरण प्रक्रिया से असुविधा हो सकती है। कृपया इसके लिए तैयार रहें। कवचधारी युवक ने कमांड टोकन निकालने से पहले एक अनुस्मारक दिया। जैसे ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसमें समाहित हुई, वह प्रतीक अजीबोगरीब तरंगें उत्पन्न करने लगा। संपूर्ण टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म से प्रकाश की तरंगें निकलने लगीं। अगले ही पल लू किंग ने एक शक्तिशाली स्थानिक बल का अनुभव किया। अचानक एक स्थानिक भंवर का निर्माण हुआ और फिर उसने उन सभी को पूरी तरह से निगल लिया। अध्याय 518 कैंगलान शहर छोटे कैंग साम्राज्य के सबसे समृद्ध शहरों में से एक था। शहर के केंद्र में एक टेलीपोर्टेशन जेड प्लेटफॉर्म खड़ा था जो सीधे सिटी ऑफ द स्टॉर्स के टेलीपोर्टेशन एरे से जुड़ा हुआ था। हालांकि टेलीपोर्टेशन एरे को सक्रिय करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, इसलिए इसे केवल कुछ अंतरालों पर ही सक्रिय किया जाता था। प्लेटफॉर्म अधिकांश समय निष्क्रिय ही रहता था। उस विशेष दिन टेलीपोर्टेशन जेड प्लेटफॉर्म से अचानक एक तेज रोशनी निकली जो पूरे शहर में दिखाई दे रही थी। जैसे ही रोशनी दिखाई दी, शहर के कई व्यापारी तुरंत रोमांचित हो गए। क्या कांगलान शहर में कोई बाहरी किसान आ गया है? जल्दी करो, अभी वहां जाओ, हमें मेहमान को अपनी दुकान में लाना होगा। पिछली बार झेनवेई पवेलियन ने हमसे बाजी मार ली थी, हमें उन्हें दोबारा सफल नहीं होने देना चाहिए। जल्दी करो, दुकान में रखी सारी जादुई वस्तुएं बाहर निकालो, हो सकता है कोई बड़ा ग्राहक आने वाला हो। और वो एक्सपायरी डेट के करीब वाली गोलियां, उन्हें गोदाम से निकालो, महत्वपूर्ण मेहमान आ रहे हैं। हर चीख के साथ लोगों की भीड़ टेलीपोर्टेशन जेड प्लेटफॉर्म की ओर उमड़ पड़ी। आखिरकार तारों के बीच यात्रा करने में सक्षम वे साधक न केवल शक्तिशाली थे बल्कि आमतौर पर धनी भी थे। निसंदेह वे सबसे बेहतरीन ग्राहक थे जिनकी कोई उम्मीद कर सकता था। तो ये है छोटा कैंग क्षेत्र। टेलीपोर्टेशन जेड प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर लू किंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया क्योंकि उसने अपने चारों ओर व्याप्त अत्यधिक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। वह कुछ नहीं कर सका। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा की अत्यधिक सघनता उसके लिए असहनीय थी। हालांकि ये दुनिया अभी भी छोटी थी, लेकिन यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा की शुद्धता और सघनता उसकी अपनी दुनिया की तुलना में कहीं अधिक थी, कम से कम 10 गुना अधिक। ऐसे वातावरण में भले ही मैं अभी तियान्युआन ग्रेट वॉल तक न पहुँच पाऊँ, फिर भी मेरी साधना में महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद है। लू किंग का दिल खुशी से भर गया था। जैसा कि उम्मीद थी, बाहरी दुनिया वास्तव में अद्भुत थी, हर मोड़ पर आश्चर्य से भरी हुई थी। वह शुरू में इस बारे में सोच रहा था कि वह जल्दी से तियान्युआन ग्रेट वॉल तक कैसे पहुँचे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले लू किंग को उन 3 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से अलग होने का बहुत दुख हुआ था, लेकिन अब उसे लगता है कि यह सब कुछ सार्थक था। उन्हें न केवल टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की विरासत प्राप्त हुई, बल्कि उन्हें इतने समृद्ध वातावरण में साधना करने का अवसर भी मिला। ये तो सचमुच एक शानदार सौदा था। कितनी प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा! शियाओली और वुक्सिंग भी उन्हें घेरने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा से चकित रह गए। इस शहर की ऊर्जा पवित्र पर्वत पर स्थित एकांत साधना कक्षों की तुलना में कहीं अधिक सघन थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आह किंग बाहर निकलने के लिए इतना उत्सुक था। ऐसी परिस्थितियों में साधना में तेजी से प्रगति न होना तो अजीब ही होगा। मेरे साथी दाववादी, क्या आप ठीक हैं? जब वे तीनों आसपास के वातावरण को देखकर अचंभित खड़े थे, तब तक अन्य साधक पहले ही टेलीपोर्टेशन जेड प्लेटफॉर्म से उतर चुके थे। प्लेटफॉर्म की देखरेख करने वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लू किंग को एक ही जगह पर जमे हुए देखा और अनुमान लगाया कि वह टेलीपोर्टेशन के तनाव से जूझ रहा है। चिंतित होकर उसने धीरे से पूछा, ओह, ये जूनियर बिल्कुल ठीक है। सीनियर, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। लू किंग जल्दी ही होश में आ गया और उसने सम्मानपूर्वक झुककर उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। उस व्यक्ति से निकलने वाली आभा से पता चलता था कि वह भी गोल्डन कोर दायरे का साधक था। इससे लू किंग मन ही मन आश्चर्यचकित हो गई। वह अभी तक तियान्युआन ग्रेट वॉल तक पहुंचा भी नहीं था और यहाँ गोल्डन कोर कल्टीवेटर पहले से ही इतने आम थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उस राक्षसी साधक ने ऐसा कहा था कि नवजात आत्मा क्षेत्र का साधक होने के बावजूद उसे तियान्युआन महान दुनिया में केवल मध्य स्तरीय माना जाता था। वरिष्ठ महोदय, क्या आप ठहरने की व्यवस्था चाहेंगे? हमारे झेनवेई पवेलियन का आध्यात्मिक भोजन बेजोड़ है, स्वाद में लाजवाब और पोषक तत्वों से भरपूर भी। ये शरीर का पोषण करता है और आत्मा को पोषित करता है, साधना के लिए अत्यंत सहायक। हमारे अतिथि कक्षों में उच्च श्रेणी की आत्मा संग्रह संरचनाओं की व्यवस्था भी है, जिससे आपकी साधना क्षमता दोगुनी हो जाती है। वरिष्ठ महोदय, क्या आपको जादुई कलाकृतियों की आवश्यकता है? हमारी शुवान की कार्यशाला केवल उच्च कोटि की कलाकृतियां बनाती है, आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। परी, ये हमारे मियावदान मंडप की चांगचुन गोली है, ये युवा सौंदर्य को बनाए रखती है। जैसे ही लू किंग प्लेटफॉर्म से नीचे उतरने की तैयारी कर रही थी, अचानक कहीं से लोगों का एक झुंड प्रकट हो गया। वे नवगठित किसानों से चिपक गए, चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरते हुए अपने विभिन्न उत्पादों की सिफारिश करने लगे। उस दृश्य की अत्यधिक परिचितता ने लू किंग को एक बार फिर स्तब्ध कर दिया। यदि यह तथ्य न होता कि उनमें से सबसे निम्न स्तर का साधक भी ची शोधन क्षेत्र में था, तो शायद उसने सोचा होता कि वह अपने पिछले जीवन की आधुनिक दुनिया में लौट आया है।
उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर मुड़कर पूछा, वरिष्ठ, ये लोग? उस आदमी ने नीचे की ओर एक नज़र डाली और बेपरवाही से जवाब दिया, ये सब स्थानीय व्यापारी हैं। अगर आपको रहने की जगह ढूंढनी हो या कलाकृतियां या दवाइयां खरीदनी हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बस सावधान रहें कि ठगी का शिकार न हो। लू किंग तुरंत और अधिक सतर्क हो गई। उस व्यक्ति ने कहा था, धोखाधड़ी का शिकार होने से सावधान रहें, जिसका अर्थ ये था कि धोखाधड़ी का शिकार होना एक वास्तविक खतरा था। उसके चेहरे के हावभाव से लगता है कि यह सब उसके लिए सामान्य कामकाज की तरह है। ऐसा लगता है कि यह कांगलान शहर शांति का स्वर्ग नहीं है, लू किंग ने मन ही मन सोचा। हालांकि उनके चेहरे पर इस चिंता का कोई संकेत नहीं दिखा। इसके बजाय उन्होंने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को सम्मानपूर्वक सलाम किया। चेतावनी देने के लिए धन्यवाद, सीनियर। इतना कहकर वह नीचे की ओर चल पड़ा। जहां तक शियाओली और वुक्सिंग की बात है, वे पहले ही सिकुड़कर उसके वस्त्रों में समा गए थे, जिससे उनकी उपस्थिति पूरी तरह से छिपी हुई थी। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने लू किंग की आकृति को भीड़ में गायब होते हुए देखा, आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी आंखें बंद करके अपने काम में लौट गया। प्लेटफॉर्म से उतरते ही लू किंग को भी स्वाभाविक रूप से उत्सुक व्यापारियों ने घेर लिया। हालांकि वह पूरी तरह से कंगाल तो नहीं था, लेकिन उसकी थैली फिर भी काफी हल्की थी। वह केवल इतना ही कर सकता था कि हर प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दे और भीड़ से बाहर निकलने का रास्ता बनाता चला जाए। टेलीपोर्टेशन जेड प्लेटफॉर्म को छोड़कर लू किंग ने इस क्षेत्र को बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले शहर का भ्रमण करने का फैसला किया। आधे घंटे बाद novelfra.net पर नवीनतम उपन्यास पढ़ें। कैंगलान शहर में अच्छी तरह से घूमने और सड़क पर एक ची शोधन साधक से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने द्वारा स्वयं निर्मित एक जादुई कलाकृति का आदान प्रदान करने के बाद लू किंग खुद को एक कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ पाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह महान युआन अमर क्षेत्र के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। यहाँ हर चीज के लिए आत्मा पत्थरों की आवश्यकता होती है। उन्हें पता चला था कि कैंगलान शहर के लगभग सभी निवासी किसान थे। परिणामस्वरूप आवास, भोजन, दवाइयों या जादुई उपकरणों से संबंधित लगभग सभी लेनदेन आत्मा पत्थरों का उपयोग करके किए जाते थे। स्थानीय सराय में एक साधारण कमरे के बारे में पूछने पर पता चला कि सबसे बुनियादी सुइट की कीमत भी प्रतिदिन एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन थी। उच्च श्रेणी के कमरों की कीमत इससे 10 गुना अधिक हो सकती है। ये सोचकर हैरानी होती है कि निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, जिन्हें मेरी दुनिया में रणनीतिक संसाधन माना जाता था, इतने कीमती कि संप्रदाय उनका उपयोग करने में संकोच करते थे, यहाँ महज मुद्रा मात्र हैं। यहाँ का एक भव्य भोजन मेरे संसार के एक संप्रदाय की पूरी संपत्ति को समाप्त कर सकता है। लू किंग के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। वह मूल रूप से तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड में प्रवेश करने की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन अब वह बात गौण लगने लगी थी। सबसे जरूरी काम था स्पिरिट स्टोन हासिल करने का तरीका ढूंढना, अन्यथा उसके पास जो कुछ बचा था उससे जल्द ही वह शियाओली और वुक्सिंग सड़कों पर आ जाएंगे और उन्हें खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। अध्याय 519। वरिष्ठ, आप फिर से क्यों लौट आए हैं? एक छोटा लड़का अभी अभी लौटी लू किंग को आश्चर्य से घूर रहा था। इससे पहले उसने लू किंग से एक बेहतरीन जादुई कलाकृति के बदले में कैंगलान शहर के बारे में कुछ बुनियादी ज्ञान का आदान प्रदान किया था और वह अभी भी अपने भाग्य पर गर्व कर रहा था। लू किंग को वापस आते देख लड़का पहले तो अचंभित रह गया, फिर बेचैन हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इधर उधर घूमने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति को यह एहसास हो गया हो कि उसे जो कुछ भी बताया गया था वह शहर में आम जानकारी थी और अब उसे संदेह हो रहा हो कि उसके साथ धोखा हुआ है? जी वरिष्ठ, क्या आप अपनी कलाकृति वापस चाहते हैं? लड़के ने हकलाते हुए कहा। लू किंग आश्चर्य से रुक गई, लेकिन लड़के के चेहरे पर डर देखकर वह तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। वह मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं यहाँ कलाकृति वापस लेने नहीं आया हूँ, मैं बस किसी और चीज के बारे में पूछना चाहता था। ये सुनकर कि लू किंग कलाकृति वापस लेने या उस पर किसी बात का आरोप लगाने के लिए यहाँ नहीं आया था, लड़के ने राहत की एक लंबी सांस ली। मुझे नहीं पता कि सीनियर मुझसे और क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन जो भी होगा मैं उसका सच सच जवाब दूंगा, लड़के ने जल्दी से कहा। मैं जानना चाहता हूँ, कैंगलान शहर में किस प्रकार के व्यवसायों से जल्दी स्पिरिट स्टोन अर्जित किए जा सकते हैं? लड़का एक पल के लिए जम गया, फिर उसे बात समझ में आई। उन्हें इस सवाल पर आश्चर्य नहीं हुआ। शाओ कांग क्षेत्र में आने वाले अधिकांश शक्तिशाली विदेशी साधकों का उद्देश्य तियान्युआन महान जगत में प्रवेश करना था, लेकिन तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड में प्रवेश पाना कोई आसान काम नहीं था। आत्मा पत्थर का शुल्क ही कोई छोटी रकम नहीं थी। उन्होंने कई ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को देखा था जिन्होंने कैंगलान शहर में वर्षों तक आध्यात्मिक पत्थरों को इकट्ठा करने में बिताया था ताकि वे यात्रा का खर्च उठा सकें। यदि सीनियर कैंगलान शहर में स्पिरिट स्टोन कमाना चाहते हैं तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी विशेषज्ञता के क्षेत्र क्या है? लड़के ने सोच समझकर पूछा। बस मुझे ये बता दीजिए कि स्पिरिट स्टोन कमाने के कौन कौन से तरीके उपलब्ध हैं। लू किंग ने अपनी क्षमताओं का खुलासा किए बिना शांत भाव से उत्तर दिया। इसके कई तरीके हैं। कांगलान शहर शियाओ कांग साम्राज्य के सबसे समृद्ध शहरों में से एक है, जो अवसरों से भरा हुआ है। चाहे वह रसायन विद्या हो, कलाकृतियां बनाना हो या ताबीज बनाना हो, हर क्षेत्र में लाभदायक उद्यम मौजूद हैं। मुख्य बात यह है कि क्या सीनियर खेती की असंख्य कलाओं में से किसी में भी निपुणता हासिल करता है।
अगर नहीं तो भी अन्य विकल्प मौजूद हैं। गोल्डन कोर दायरे में आपकी साधना को देखते हुए आप शहर के प्रभावशाली व्यापारी संघों में से किसी एक में अतिथि वरिष्ठ के रूप में शामिल हो सकते हैं। आप एस्कॉर्ट मिशन भी स्वीकार कर सकते हैं, जिनमें अक्सर अच्छे पुरस्कार मिलते हैं। जैसे जैसे लड़का बोलता गया, लू किंग को धीरे धीरे कैंगलान शहर में उपलब्ध धन कमाने के तरीकों की स्पष्ट समझ प्राप्त होने लगी। सरल शब्दों में कहें तो यदि कोई व्यक्ति रसायन शास्त्र, कलाकृति निर्माण या ताबीज बनाने में कुशल था तो वह अपनी रचनाओं को बेचकर आत्मा के पत्थर प्राप्त कर सकता था। यदि किसी व्यक्ति में ऐसे कौशल की कमी हो तो भी वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता के बल पर किसी शक्तिशाली गुट में अतिथि वरिष्ठ के रूप में शामिल हो सकता है या भुगतान के बदले सुरक्षा मिशन पर जा सकता है। यदि किसी को प्रतिष्ठा की चिंता न हो तो वे गार्ड या एस्कॉर्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। अंततः सब कुछ ताकत पर निर्भर था। पर्याप्त शक्ति होने पर स्पिरिट स्टोन अर्जित करना आसान था। इसके बिना अवसर महज भ्रम मात्र थे। पूरी बात समझ आने पर लू किंग ने लड़के की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया? लड़का कांप उठा, उसकी पीठ से ठंडा पसीना टपक रहा था। वरिष्ठ ने पहले नहीं पूछा। मुझे लगा कि आप सीधे तियान्युआन महान लोक की ओर जाएंगे, इसलिए मैंने इस बारे में बात नहीं की। मेरा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। वरिष्ठ, बस करो, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। लड़के के भयभीत चेहरे को देखकर लू किंग ने इस मामले पर और जोर नहीं दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे शहर घुमाएं और यहाँ की विभिन्न शक्तियों और गुटों के बारे में समझाएं। अगर तुम अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें एक और जादुई कलाकृति से पुरस्कृत कर सकता हूँ। समझ गया सीनियर। हालांकि लड़के के मन में कड़वाहट थी, फिर भी उसने लू किंग की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। यह व्यक्ति एक स्वर्णिम सार वाला सच्चा प्राणी था। उसकी जान लेना उंगली उठाने जितना आसान था। इस अध्याय को नॉवल फायर नेट द्वारा अपडेट किया गया है। हालांकि कैंगलान शहर में लड़ाई प्रतिबंधित थी, लेकिन लड़का उस नियम पर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। जहां तक लू किंग के वादे के मुताबिक इनाम की बात है, उसे अब इसकी उम्मीद करने की हिम्मत भी नहीं रही। उसकी एकमात्र इच्छा यही थी कि वह इस वरिष्ठ अधिकारी को संतुष्ट करे और किसी भी प्रकार की परेशानी से बचे। अगले कुछ समय तक झांग फेंग नाम का लड़का लू किंग के साथ शहर का धीरे धीरे दौरा करता रहा और विभिन्न गुटों और शक्तियों के वितरण को दर्शाता रहा। वरिष्ठ महोदय, ये खजाना मंडप हर तरह के दुर्लभ खजाने बेचने में माहिर है और शहर के सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक है। ऐसी अफवाह है कि इसे तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड में साधना कर रहे एक शक्तिशाली व्यक्ति का समर्थन प्राप्त है। दुर्लभ खजानों को बेचने के अलावा ट्रेजर पवेलियन उन्हें खरीदता भी है। यदि भविष्य में आपको कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त होती है तो आप उसे यहाँ बेच सकते हैं। ट्रेजर पवेलियन की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, उनके दाम उचित हैं और वे कभी भी अपने ग्राहकों को धोखा नहीं देते। आधे घंटे तक भटकने के बाद झांग फेंग ने उस भव्य मीनार की ओर इशारा किया जिसके पास से वे गुजर रहे थे और समझाया, ट्रेजर पवेलियन है ना? लू किंग गहरी सोच में डूबी हुई उस ऊंची इमारत की ओर देखने लगी। उसे टावर के भीतर छिपी एक शक्तिशाली संरचना का आभास हो रहा था। यदि यह सक्रिय हो जाए तो यह नवजात आत्मा के साधक को भी परेशान करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता है। वे थोड़ी देर और इधर उधर भटकते रहे। झांग फेंग की बातों को सुनकर लू किंग ने धीरे धीरे एक योजना बना ली। उसने लड़के को रोक दिया। बस करो, तुमने आज अच्छा काम किया है। इनाम के तौर पर ये ताबीज ले लो। उसने एक जेड का ताबीज निकाला और उसे झांग फेंग को सौंप दिया। यह एक घटिया किस्म का ताबीज था जिसे उसने अपने वतन में लापरवाही से बनाया था। वरिष्ठ, मैं नहीं कर सकता। मुझे आपसे पहले ही एक जादुई कलाकृति मिल चुकी है, झांग फेंग ने जल्दी से कहा और इनकार में अपने हाथ हिला दिए। कोई बात नहीं, वैसे भी यह छोटी मोटी चीज मेरे किसी काम की नहीं है। लू किंग ने ताबीज को झांग फेंग के हाथों में झटक दिया और फिर भीड़ में गायब हो गई। झांग फेंग वहीं खड़ा रह गया, ताबीज को पकड़े हुए, स्तब्ध होकर चुपचाप। आह किंग, क्या तुमने अभी तक कुछ करने के बारे में सोचा है? लू किंग की छाती से लिपटी हुई शियाओली ने उसे एक आत्मिक संदेश भेजा। उसने झांग फेंग की कही हुई सारी बातें सुन ली थीं। मेरे पास कुछ विचार हैं, लेकिन मुझे उन पर थोड़ा और सोचना होगा। पहले चलो रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लेते हैं, लू किंग ने जवाब दिया। उन्हें जल्द ही एक सराय मिल गई और उन्होंने ऊपर का कमरा बुक करा लिया। ऐसा करने के लिए उसे अपना आखिरी मध्य श्रेणी का स्पिरिट स्टोन खर्च करना पड़ा। उस समय तक लू किंग के सभी निम्न और मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खर्च हो चुके थे। केवल कुछ ही बहुमूल्य उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन बचे थे, लेकिन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर अत्यंत दुर्लभ थे और नवजात आत्मा के साधकों के लिए भी इनका बहुत महत्व था। शाओ कांग साम्राज्य में इनका इस्तेमाल मुद्रा के रूप में बहुत कम होता था। लू किंग ऐसे संसाधनों को कभी भी हल्के में खर्च नहीं करता। तो क्या ये बेहतर कमरा है? श्याओली और अन्य लोगों के साथ कमरे में प्रवेश करते ही लू किंग को तुरंत अपनी आत्मा में हलचल महसूस हुई। कमरा आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण था, शुद्ध और अबाधित। कोने में चंदन की अगरबत्ती जल रही थी। उससे निकलने वाली हल्की सी शांति मन को सुकून देती थी और आत्मा को शांति प्रदान करती थी, मानो ज्ञान की झलक मिल रही हो। इसके अलावा कमरे में रखी हर चीज, चाय के सेट से लेकर ध्यान के कुशन तक, असाधारण गुणवत्ता की थी। सभी बेहतरीन श्रेणी की वस्तुएं थीं। यह ऊपरी कमरा एक ऐसी संरचना से जुड़ा हुआ है जो भूमिगत आध्यात्मिक नसों से जुड़ती है और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके मेहमानों को उनकी साधना में सहायता करती है। चंदन की यह अगरबत्ती एक प्रकार की आध्यात्मिक अगरबत्ती है जो मन को शांत करती है और ध्यान में आसानी से प्रवेश करने में मदद करती है। कमरे का मुआयना करने के बाद लू किंग ने तुरंत ही छिपे हुए चमत्कारों का पता लगा लिया।
वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह ऊपरी कमरा इतना महंगा था। प्रतिदिन 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। इस कमरे में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा उनके ग्रह देश में पवित्र पर्वत पर स्थित गुफा में रहने के दौरान की ऊर्जा से कई गुना अधिक सघन थी। इसके अलावा यहाँ मौजूद हर वस्तु जादुई कलाकृति के स्तर की थी। वास्तव में यदि इस कमरे को उनके ग्रह देश में रखा जाता तो यह एक अद्वितीय साधना स्थल होता, जिसके लिए अनगिनत स्वर्ण कोर क्षेत्र के साधक अपनी जान की बाजी लगा देते। इसके अलावा वह ये भी समझ गया था कि कैंगलान शहर में कोई भी सराय या मधुशाला चलाने में सक्षम व्यक्ति के पास शक्तिशाली समर्थन होना चाहिए, अन्यथा बिना संपर्कों के कोई ऐसी संरचना कैसे स्थापित कर सकता है जो शहर के भीतर छिपी आध्यात्मिक नसों से जुड़ सके। आह किंग, यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी समृद्ध है। अगर हम यहाँ आधे साल या उससे अधिक समय तक रहें तो शायद मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगी। शियाओली लू किंग की बाहों से उछल पड़ी और उनके चारों ओर फैली घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से आनंदित हो उठी। आधा साल, अगर हमने जल्द ही कुछ स्पिरिट स्टोन कमाने का तरीका नहीं सोचा तो शायद हम 10 दिन भी नहीं रुक पाएंगे, लू किंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह अपने उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को छू भी नहीं सकता था। उसके पास बचा हुआ आखिरी मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन इस कमरे के लिए जमा राशि के रूप में पहले ही खर्च हो चुका था। अगर वे कुछ खाएं पिए भी नहीं तो भी वे यहाँ केवल 10 दिन ही रह पाएंगे। ठीक है, तो आह किंग, क्या तुमने पता लगा लिया है कि हम स्पिरिट स्टोन कैसे बनाएंगे? शियाओली जल्दी ही होश में आ गई और घबराकर पूछने लगी। वे निश्चित रूप से वुक्सिंग या खुद उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे। मानव साधकों से भरे शहर में आध्यात्मिक प्राणियों के रूप में उन्हें छिपकर और सतर्क रहना पड़ता था। किसे पता था कि कोई बेईमान व्यक्ति गलतफहमी में पड़कर उन्हें निशाना बना लेगा। आखिरकार एक आध्यात्मिक जानवर का मांस, वंश और आंतरिक सार कुछ लोगों के लिए खजाना थे। मैं कुछ आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करने के लिए ताबीज बनाने के मार्ग पर भरोसा करने के बारे में सोच रहा हूँ। झांग फैंग के पहले के स्पष्टीकरण सुनने के बाद लू किंग ने पहले ही अपना मन बना लिया था। काफिलों की सुरक्षा करना या एस्कॉर्ट मिशन पर जाना, वह इन सब बातों पर विचार भी नहीं कर रहा था। ऐसे कार्यों में अनिवार्य रूप से संघर्ष और लड़ाई शामिल होती थी। वह इस जगह के लिए नया था, मंत्रों, दिव्य क्षमताओं या यहाँ के कई शक्तिशाली साधकों से अपरिचित था। अगर उसने अनजाने में किसी दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी को उकसा दिया और गंभीर मुसीबत में फंस गया तो उसके पास रोने का कोई कारण नहीं होगा। इसलिए दूसरा रास्ता उनके लिए ज्यादा उपयुक्त था। इसका उद्देश्य औषधीय गोलियां, जादुई वस्तुएं या ताबीज बेचना था। सौभाग्य से उनके पास डिवाइन रून सेक्ट और ली हुआओ सेक्ट सहित अन्य संप्रदायों की विरासत थी और वे कलाकृतियों को परिष्कृत करने, गोलियां बनाने और ताबीज उत्कीर्णन में निपुण थे। साधना कला में वे सर्वांगीण थे। हालांकि रसायन विद्या और कलाकृतियों के शोधन दोनों के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक सामग्रियों की आवश्यकता होती थी, जो लू किंग जैसे कंगाल व्यक्ति के लिए बहुत महंगी थीं। इसलिए फिलहाल वे दोनों विकल्प विचारणीय नहीं थे। इससे केवल एक ही व्यवहार्य रास्ता बचा, ताबीज बनाना। सामान्य तौर पर एक शक्तिशाली ताबीज बनाने में भी बहुत सारी सामग्री की खपत होती थी, लेकिन दिव्य रून संप्रदाय से लू किंग को मिली विरासत काफी अनूठी थी। ये प्रकृति में मौजूद सभी चीजों से सीखने के दर्शन का अनुसरण करता था। इस प्रकार ताबीज कलाओं के बारे में उनकी अपनी अलग अलग व्याख्याएं थीं। उनके लिए ताबीज बनाने का माध्यम जटिल होने की आवश्यकता नहीं थी। उनका दृष्टिकोण प्रकृति के स्वरूपों का अनुसरण करना और उसी के अनुसार नक्काशी करना था। यहाँ तक कि एक साधारण पत्ता या घास का तिनका भी यदि उस पर उसकी प्राकृतिक बनावट के अनुरूप उचित प्रतीकों को उकेरा जाए तो वह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करके आश्चर्यजनक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। हालांकि लू किंग अभी तक उस पौराणिक स्तर तक नहीं पहुंचा था जहां हर चीज, पत्ती या घास, एक ताबीज बन जाती है, लेकिन उसके वर्तमान कौशल का मतलब था कि ताबीज बनाने के लिए उसे बहुत कम सामग्री की आवश्यकता होती थी। आध्यात्मिक सार से युक्त एक उत्तम दर्जे का जेड पत्थर ही उसके लिए एक काफी शक्तिशाली ताबीज उत्कीर्ण करने के लिए पर्याप्त था। पवित्र पर्वत पर वापस आकर उसने पुण्य कक्ष में जो ताबीज रखे थे वे सभी आध्यात्मिक जेड पत्थर से बने थे और संयोगवश, हालांकि वह इस यात्रा पर अपने साथ और कुछ खास नहीं लाए थे, लेकिन वे अपने साथ काफी मात्रा में आध्यात्मिक जेड लेकर आए थे। आखिरकार आत्मा पत्थरों के विपरीत आध्यात्मिक जेड उसके ग्रह देश में अपेक्षाकृत आसानी से मिल जाता था और पवित्र पर्वत पर खड़े होने के कारण इसे इकट्ठा करना और भी आसान हो गया था। तो अब लू किंग सोचने लगा, क्या वह अपने हाथ से बने जेड के ताबीज को आत्मा के पत्थरों के बदले बेच सकता है? ताबीज बेचना, ये तो बढ़िया हो सकता है। आह किंग, तुम जो ताबीज बनाते हो वो कमाल के हैं, उनकी कीमत तो बहुत होगी। शियाओली ने तुरंत कहा, ये तो देखना बाकी है। यह मत भूलो कि हम कहाँ हैं। ये शियाओ कांग क्षेत्र तियान्युआन महान जगत से जुड़ा हुआ है। मुझे यकीन है कि यहाँ कई कुशल ताबीज बनाने वाले मौजूद हैं। लू किंग ने अति आत्मविश्वास नहीं दिखाया। यद्यपि उन्हें दिव्य रून संप्रदाय की विरासत प्राप्त थी और उनकी आत्मा ताबीज तकनीकों द्वारा उन्हें अकथनीय शक्ति प्राप्त थी, और यद्यपि उनके द्वारा निर्मित ताबीज आमतौर पर साधारण ताबीजों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते थे, फिर भी ये तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड था, जो पूरे युआनहाओ ग्रेट वर्ल्ड के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। यहाँ असंख्य शक्तिशाली संप्रदाय और प्रतिभाशाली साधक निवास करते थे। उनका मानना था कि दिव्य रून संप्रदाय की कलाओं से अधिक गहन ताबीज कलाएं कोई और नहीं हो सकती।
इसलिए हालांकि उसने ताबीज बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वे प्रमुख व्यापारी संघों द्वारा बेचे जाने वाले ताबीजों से बेहतर होंगे। उनका सबसे बड़ा फायदा उनकी कम उत्पादन लागत में निहित था, जिससे मुनाफा कमाना आसान हो जाता था। बेशक ये सब अटकलें ही थीं, उसे खुद इसका परीक्षण करके पता लगाना था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ल्यू किंग ने पूर्व परिष्कृत आध्यात्मिक जेड का एक टुकड़ा निकाला और उस पर नक्काशी करना शुरू कर दिया। 15 मिनट बाद जेड पत्थर चमक उठा, एक ताबीज बनकर तैयार हो गया था। उससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी और बिजली की हल्की हल्की चमक कभी दिखाई देती थी और कभी गायब हो जाती थी। यहाँ तक कि गोल्डन कोर क्षेत्र का साधक भी यदि उसकी साधना में कमजोरी हो तो इसके सामने कांप सकता है। ल्यू किंग ने अपने सामने हवा में मंडराते ताबीज को कुछ संतुष्टि के साथ देखा। अपने वतन में इस थंडरक्लैप टैलिस्मैन को बनाने में उन्हें आमतौर पर आधा घंटा लगता था, अब इसमें सिर्फ 15 मिनट लगते थे। पिछले 5 वर्षों में अटूट एकाग्रता के साथ वर्ल्ड फ्लाइंग बोट का संचालन करने के दौरान उनकी मानसिक शक्ति में काफी सुधार हुआ था। परिणामस्वरूप ताबीज बनाने में उनकी दक्षता में भी नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। एक ही विचार से ल्यू किंग ने ताबीज की आभा को दबा दिया। कमरे में ऐसी संरचनाएं भी बनाई गई थीं जो किसी की उपस्थिति को छिपाती थीं, जिससे दूसरों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसलिए भले ही इस प्रक्रिया के दौरान ताबीज की आभा में काफी वृद्धि हुई थी, लेकिन बाहर किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। चलो शियाओली, वुक्सिंग, हम निकल रहे हैं। नए बने ताबीज को रखने के बाद ल्यू किंग ने आवाज लगाई। जब शियाओली और वुक्सिंग ने खुद को उसके वस्त्रों के अंदर छिपा लिया तो उसने कमरे के सुरक्षात्मक घेरे को सक्रिय किया और बाहर कदम रखा। कुछ ही समय बाद ल्यू किंग एक बार फिर शहर की सड़क पर खड़ी थी। वह एक विशाल इमारत के सामने आकर रुक गया। शक्तिशाली गठन ऊर्जा की लहरें बिखेरते हुए खजाने के मंडप को निहारते हुए ल्यू किंग ने हल्की सी मुस्कान दी। ट्रेजर पवेलियन, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अध्याय 520 जैसे ही उसने खजाना मंडप में कदम रखा, ल्यू किंग ने अपने शरीर पर गठन ऊर्जा का एक हल्का सा निशान धीरे से महसूस किया। अगर उनमें तीव्र आध्यात्मिक बोध न होता तो शायद उन्हें इसका पता भी न चलता। फिर भी उनके चेहरे पर शांति का भाव बना रहा। वे जानते थे कि यह खजाना मंडप का मात्र रक्षात्मक उपाय था, जिसका उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण इरादों वाले लोगों से बचाव करना था। उन्हें अपनी रूपांतरण तकनीकों पर पूरा भरोसा था, इतना अधिक कि यहाँ तक कि एक नवजात आत्मा के साधक को भी उनके असली रूप को पहचानना मुश्किल होता। ट्रेजर पवेलियन के भीतर की संरचना भी अपवाद नहीं थी। दरअसल उसके शरीर को छूते हुए निकलने के बाद ऊर्जा का वह सूत्र गायब हो गया, जिससे आगे कोई हलचल नहीं हुई। एक खूबसूरत महिला छोटी बैंगनी रंग की पोशाक पहने हुए प्रकट हुई। उसके चेहरे पर एक हल्की मोहकता झलक रही थी। आदरणीय स्वर्ण कोर साधक, खजाना मंडप में आपका स्वागत है। मैं यहाँ का स्वागत करता हूँ। क्या मैं आपकी किसी भी प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? जैसा कि कैंगलान शहर की शीर्ष ताकतों में से एक से उम्मीद थी, ल्यू किंग ने महसूस किया कि इस आकर्षक महिला में एक दुर्जेय आभा है। वह शिखर फाउंडेशन प्रतिष्ठान तक पहुंच चुकी थी। वह ट्रेजर पवेलियन की ताकत देखकर आश्चर्यचकित रह गया। एक शाखा स्टोर में काम करने वाली एक साधारण रिसेप्शनिस्ट के पास भी इतनी उच्च स्तर की साधना शक्ति थी। मैंने सुना है कि आपका पवेलियन न केवल दुर्लभ खजाने बेचता है, बल्कि उन्हें अन्य साधकों से खरीदता भी है। क्या ये सच है? हालांकि ल्यू किंग को प्रशंसा का भाव था, लेकिन उसने शांत भाव से पूछते हुए अपने चेहरे पर इसका कोई भाव नहीं दिखाया। जी हाँ, हमारा पवेलियन भी हर तरह की दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त करता है। क्या महोदय कोई अनमोल वस्तु बेचना चाहते हैं? उस महिला ने उसकी पूछताछ पर कोई हैरानी नहीं जताई। कई किसान अक्सर अच्छी फसल के बाद अपने खजाने बेचने आते थे। हालांकि वास्तव में कुछ ही वस्तुएं ऐसी होती थीं जिनमें पवेलियन की रुचि होती थी। ल्यू किंग ने अभी उत्कीर्ण और परिष्कृत किए गए थंडरक्लैप ताबीज को वापस ले लिया। मेरे पास एक ताबीज है, कृपया इसका मूल्यांकन करें और देखें कि क्या यह आपके पवेलियन के मानकों को पूरा करता है। एक ताबीज। उस आकर्षक महिला ने ल्यू किंग से जेड का ताबीज लिया और तुरंत गंभीर हो गई। दिखने में साधारण होने के बावजूद ताबीज से एक हल्की सी आभा निकल रही थी, जिससे उसका दिल कांप उठा। कम से कम ये गोल्डन कोर स्तर का ताबीज तो है ही। उसने तुरंत अपना फैसला सुना दिया। इससे उसे भी घबराहट होने का खतरा था। ये किसी भी तरह से केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर का नहीं था। उसने तुरंत कहा, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें आदरणीय, हमें इस ताबीज का मूल्यांकन करना होगा। कोई बात नहीं, आराम से करो। ट्रेजर पवेलियन की प्रतिष्ठा और गहराई को देखते हुए ल्यू किंग को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि वे केवल गोल्डन कोर स्तर के ताबीज की लालसा करेंगे। महिला काउंटर पर वापस गई और एक कलाकृति निकालकर उसके ऊपर थंडरक्लैप टैलिस्मैन रख दिया। कुछ ही क्षणों बाद उस कलाकृति से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली। ये सचमुच एक गोल्डन कोर स्तर का ताबीज है, और वह भी बिजली के प्रकार का एक दुर्लभ ताबीज। उसने कलाकृति पर लिखे हुए अंशों को बड़े चाव से देखा। फिर वह ताबीज को ल्यू किंग के पास वापस ले आए। प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद आदरणीय। ये ताबीज असाधारण रूप से उच्च गुणवत्ता का है। यद्यपि इसमें केवल प्रारंभिक चरण की स्वर्ण कोर शक्ति है, फिर भी ये दुर्लभ विद्युत गुण से युक्त है और अत्यंत मूल्यवान है। तो अगर आपका पवेलियन इसे खरीदना चाहता है तो आप क्या कीमत दे रहे हैं? ल्यू किंग ने सीधे पूछा। क्या आदरणीय व्यक्ति इस ताबीज को सीधे हमारे पवेलियन को बेचने के बारे में निश्चित हैं? हम माल धुलाई सेवाएं प्रदान करते हैं। यदि आप इसे माल धुलाई के लिए रखते हैं और किसी संभावित खरीदार की प्रतीक्षा करते हैं तो आपको बेहतर कीमत मिल सकती है। हालांकि अगर आप इसे सीधे हमें बेचते हैं तो कीमत स्वाभाविक रूप से कम होगी।
उसने अपनी बात स्पष्ट कर दी। लू किंग ने मन ही मन सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि ट्रेजर पवेलियन के व्यापारिक तौर तरीकों के बारे में झांग फेंग का अनुमान सही था। उनकी ईमानदारी वाकई आश्वस्त करने वाली थी। फिर भी उन्होंने कुछ देर सोचा और कहा, कोई जरूरत नहीं है। अगर संभव हो तो मैं इसे सीधे आपके पवेलियन को बेचना पसंद करूंगा। दरअसल इसे बेचने से अधिक लाभ मिल सकता था, लेकिन इसका मतलब इंतजार करना भी था। लू किंग इस समय बिल्कुल कंगाल थी और उसे आध्यात्मिक पत्थरों की सख्त जरूरत थी। इंतजार करना उनके बस की बात नहीं थी, इसलिए इसे सीधे बेचना ही सबसे कारगर विकल्प था। महिला ने सिर हिलाया। समझ गई। हमारे नियमों के अनुसार सीधे बिक्री पर कीमत कम होती है। आशा है महोदय को समझ आ गया होगा। लू किंग मुस्कुराई। मुझे आपके पवेलियन की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। ऐसे में हमारा खजाना मंडप इस ताबीज के बदले 120 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर देने को तैयार है। कैसा रहेगा ये? शायद लू किंग के गलत समझने के डर से महिला ने आगे कहा, आमतौर पर गोल्डन कोर के शुरुआती चरण के ताबीज 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बदले खरीदे जाते हैं। हालांकि आपका ताबीज दुर्लभ बिजली प्रकार का है, इसलिए मैंने इसमें 20 और स्पिरिट स्टोन जोड़ने की स्वतंत्रता ली है। क्या यह आपको स्वीकार्य है? बस इतना काफी है। लू किंग ने सिर हिलाया। सच तो ये है कि यह कीमत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। आखिरकार थंडरक्लैप टैलिस्मैन को बनाना उतना मुश्किल भी नहीं था, और बस इसी तरह उसने 120 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन अर्जित कर लिए। novelfra.net पर नवीनतम उपन्यास पढ़ें। इससे उनके किराए की लागत से कहीं अधिक राशि की भरपाई हो गई। इस रफ्तार से चलते हुए वह जल्द ही तियान्युआन ग्रेट वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करने में सक्षम हो सकता है। इसके बाद जो हुआ वह सरल था। लू किंग ने थंडरक्लैप टैलिस्मान को ट्रेजर पवेलियन में बेच दिया और बदले में 120 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त किए। उनके अनुरोध पर उनमें से 100 को एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बदले में दे दिया गया। विभिन्न श्रेणियों के आध्यात्मिक पत्थरों की आध्यात्मिक समृद्धि में बहुत बड़ा अंतर था, गुणवत्ता और मात्रा दोनों में। इसे गुणात्मक छलांग कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार रूपांतरण दर बहुत अधिक थी। प्रत्येक 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बदले एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन मिलता था। आत्मा के पत्थरों को हाथ में लेकर लू किंग संतुष्ट भाव से वहां से चली गई। इसी बीच आकर्षक महिला थंडरक्लैप टैलिस्मान को लेकर मंडप के खजाने की ओर चल पड़ी। पवेलियन के नियमों के अनुसार प्राप्त सभी खजानों को पहले खजाने में सूचीबद्ध किया जाना आवश्यक था। आंतरिक मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा पुनर्मूल्यांकन के बाद ही इन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जियुआन, क्या तुम्हें कोई अच्छी चीज मिली? तुम तो काफी खुश लग रही हो। जैसे ही वह महिला थंडरक्लैप टैलिस्मैन हाथ में लेकर चल रही थी, तभी एक चिढ़ाने वाली आवाज सुनाई दी। वह मुड़ी और जल्दी से झुककर प्रणाम किया। मास्टर वांग, एक बुजुर्ग व्यक्ति बगल से आया। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपकी मुस्कान देखी। क्या आपको कोई नया खजाना मिला है? अभी अभी एक ताबीज आया है। ये गोल्डन कोर स्तर का और बिजली के प्रकार का है। एक दुर्लभ खोज, उसने जवाब दिया। ओह, बिजली से चलने वाला ताबीज? मास्टर वांग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जियुआन का दिल हिल उठा। मास्टर वांग न केवल पवेलियन के मुख्य मूल्यांकक थे, बल्कि वे ताबीज कला में भी अत्यधिक कुशल थे। पवेलियन के कई निम्न और मध्यम श्रेणी के ताबीज उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसने इस तरह प्रतिक्रिया दी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने आदरपूर्वक थंडरक्लैप टैलिस्मैन प्रस्तुत किया। इस ताबीज को थंडरक्लैप ताबीज कहते हैं। चूंकि मास्टर वांग यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए मैं आपसे इसका मूल्यांकन करने का अनुरोध करता हूँ, ताकि यह पता चल सके कि मैंने इसका सही आकलन किया है या नहीं। मास्टर वांग को पहले से ही ताबीज में दिलचस्पी थी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, मैं आज खाली हूँ, मुझे देखने दीजिए। उसने थंडरक्लैप टैलिस्मान को हाथ में ले लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने आश्चर्य भरी आवाज निकाली। वह तुरंत समझ गया कि इस्तेमाल किया गया जेड पत्थर विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता का नहीं था। लेकिन क्या ये गोल्डन कोर स्तर का ताबीज नहीं होना चाहिए था? मास्टर वांग की आंखों में जिज्ञासा की झलक दिखाई दी और उनकी पुतलियों में हल्की हरी रोशनी चमक उठी। उनकी गुप्त मूल्यांकन विधि सक्रिय हो गई और धीरे धीरे उसकी आंखें चौड़ी होने लगीं।